सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं आपके साथ नीट फिजिक्स के 33 ईयर्स पास्ट 33 ईयर्स के क्वेश्चंस को हम देख रहे हैं। चैप्टर जो आज हमने पकड़ा है वो है केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो आपकी थर्मल फिजिक्स का पार्ट होता है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। देखा जाए तो टॉपिक बहुत ज़्यादा नहीं होते, लेकिन काफ़ी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें इसमें होती है, काफ़ी क्वेश्चन के पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई होती है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं। थर्मोडायनेमिक्स से लिंक करती है क्योंकि ये मोर और लेस एक ही चीज़ का पार्ट है। थर्मोडायनेमिक्स हो गया, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस हो गया, दोनों को लगभग एक साथ ही पढ़ा जाता है तो बेहतर समझ में आता है। आइडियल गैस जैसी चीज़ें आपने जो पढ़ी होंगी वहीं की हैं। इंटरनल एनर्जी जैसे टर्म्स आपने पढ़े होंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सीपी, सीवी, गामा, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक जैसी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। मैं क्या कर रहा हूँ, इसके ऑलरेडी वन शॉट्स वगैरह बने हुए हैं। कोशिश किया करो जब भी आप प्रीवियस क्वेश्चन देख रहे हो उससे पहले कॉन्सेप्ट देख लिया करो, क्योंकि सारी बात यहाँ बता पाना उतना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ पर हम स्ट्रिक्टली बात कर रहे होते हैं कॉन्सेप्ट पे। अभी जब मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो इसका मोटिव ये है कि एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो जाए और रहे सही जो इसके इंपॉर्टेंट कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो भी आपके यहीं पे हाथों हाथ डिस्कस हो, क्योंकि अदरवाइज मेरे में और बुक में फिर कोई फर्क नहीं रह जाएगा, क्योंकि बुक तो आती है 33 ईयर्स पास्ट। तो इसीलिए अब मैं ज़्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम अगर आप इस चैनल में आ रहे हैं तो लास्ट तक याद रखना, अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको शेयर करने की कोशिश किया करो, या फिर एटलीस्ट लाइक किया करो और कमेंट करके जरूर बताया करो अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा हो। मुझे बहुत हेल्प मिलती है उस चीज़ से आगे और काम करने के लिए, क्योंकि आप जानते हो कि ये बहुत छोटा टास्क नहीं है यार कि 33 ईयर्स करना। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स कंटेन्ड इन 4.5 किलोग्राम वाटर एट एसटीपी इफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज वैनिश अवे। 2022 का रीसेंट क्वेश्चन है, नीट में पूछा गया था। अब देखो इस क्वेश्चन में सिंपल सी चीज अगर हम देखें, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूलर कंटेंट इन, वॉल्यूम पूछा गया कि कितना होगा। इसके बाद बताया गया कि जो मास है हमारे पास जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है 4.5 किलोग्राम वाटर का। एक कंटेनर में 4.5 किलोग्राम वाटर रखा हुआ है एट एसटीपी। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की अगर मैं बात करूं एट एसटीपी पे अगर मैं बात करूं, आप थोड़ी चीजें हो सके तो याद भी रख लो। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का मतलब होता है टेम्परेचर यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिया जाता है और प्रेशर यहाँ पर 1 atm लिया जाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड को एब्सोल्यूट टेम्परेचर की फॉर्मेट पे 273 केल्विन कहते हैं, 273 केल्विन, और 1 atm का मतलब होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये प्रेशर है और प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स की यूनिट अपॉन एरिया की यूनिट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ये एसआई में कन्वर्ट कर दिया। तो हमें हमेशा काम इनका रहता है, ध्यान रखना। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर आपको अब समझ में आ चुका है सर। तो कुल मिलाकर ये बोलना है कि बताओ कि इफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज वैनिश अवे, यानी वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं H2 होते हैं, हम जानते हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स वगैरह और भी बहुत कुछ चीजें बनती है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम मान रहे हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स गायब हो गया। अब सोचो कि अगर वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ही गायब हो गया तो क्या अब ये एक गैस की तरह बिहेव नहीं करने लग गए, यानी कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हैं कि इसे एक आइडियल गैस की तरह ट्रीट करो इस सिस्टम को जो उन्होंने दे रखा है। नो डाउट वो वाटर है और वाटर आइडियल गैस की तरह कभी भी नहीं होगा, वो इवन गैस भी नहीं है, लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स गायब हो गया, इसका मतलब वो वेपर टाइप की कंडीशन होगी जिसमें बिल्कुल गैसियस स्टेट में चलेगी, और वो भी आइडियल केस में। वो सिर्फ चाहते हैं कि आप यूज करो आइडियल गैस इक्वेशन विच इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। इस इक्वेशन को समझ लो। मैं आज के दिन आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करूंगा इसके साथ साथ। क्वेश्चन सिर्फ एक बहाना है, इसके जरिए मुझे बहुत से कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करने, एक एक करके सीढ़ियां चलते चलते चलेंगे, देखो आराम से समझ में आएगा। ये इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन होती है। पी प्रेशर होता है, वी वॉल्यूम होता है गैस का, एन नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, आर आपका गैस कांस्टेंट होता है 8.31 इसकी वैल्यू होती है, और टी आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे बातचीत की जा रही है। अब इस लेक्चर को मैं आगे बढ़ा देता हूँ, चलो पहले बढ़ा लेते हैं। देखो इसमें हमें वी निकालना है, तो वी इज समथिंग लाइक एनआरटी डिवाइडेड बाई पी टाइप का हमारे पास होगा। क्या हमें एन पता है? अब देखो यहीं से कहानी शुरू हो जाती है कुछ कॉन्सेप्ट की, मैं आपके साथ डिस्कशन फटाफट से करता हुआ चल लेता हूं, ठीक है। देखो अब एक तो बात शुरू हो गई सर, एन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। मोल कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब ये जो एन रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ मोल्स को। अब देखो टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग जाएगा इसलिए क्योंकि मैं चीजों को खोल के बता रहा हूं ताकि आपको मजा आए। नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या होता है सर? नंबर ऑफ मोल्स का मतलब होता है मास डिवाइडेड बाई मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। इसका मतलब ये होता है सर कि फॉर एग्जांपल एक बारी के लिए आप समझो इस बात को कि मान लेते हैं आपने 36 ग्राम पानी लिया। कितना पानी लिया? 36 ग्राम पानी गिन के लिया। ले ले तो वाटर को रखा वेइंग मशीन में और डाला, और हमने देखा कि जो वाटर का मास आ रहा है वो 36 ग्राम आ रहा है। हमने एक वाटर लिया था इस तरीके का वाटर, 36 ग्राम इसका वो आ रहा है। अब सवाल ये कि सर इसमें वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स, कितने मोल मौजूद हैं इसमें?
इसको ऐसे निकालते हैं n बराबर इसका मास जो भी आपका सैंपल है डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास। अब वाटर की हम बात कर रहे हैं क्योंकि वाटर है और वाटर का हम जानते हैं कि 1 इंटू 2 प्लस 16 ये मोलर मास होगा, यानी 16 टू 18 यूनिट इसका मोलर मास हो गया 18 AMU। इसका मतलब सर ये हुआ कि n बराबर इस केस में 36 ग्राम आपने क्या लिया था, m लिया था, और नीचे आपने 18 ये लिया हुआ। इस तरीके से हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2, यानी कि ये 2 मोल मौजूद है इसमें वाटर में। और 1 मोल का मतलब क्या होता है ये भी समझते हुए चलो, क्योंकि चीजें बहुत ईजी हैं और बहुत आसान है। पता नहीं क्यों बच्चे इसमें कभी कभी कंफ्यूज करते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको समझाता हूं। देखो, 1 मोल का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की एक SI यूनिट होती है। मोल का मतलब होता है कि 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम, समझ रहे हो? आइटम की बात हो रही है। जैसे सर जैसे ना आपसे मैं बोलूंगा 1 डजन में कितने बनाना होंगे, आप बोलोगे सर 12 बनाना। मैं बोलूंगा 1 डजन में कितने एप्पल होंगे, सर 12 एप्पल। 1 डजन में कितने पेन होंगे, सर 12 पेन। तो ऑटोमेटिकली पीछे से जो भी आइटम होगा वो लगता रहेगा 12 करके। तो इसी तरीके से एक नंबर है, अब इतना बड़ा नंबर है, काफी बड़ा नंबर है ना। एटॉमिक लेवल पे हम जाएंगे तो छोटे छोटे पार्टिकल, इतने से पेन में पता नहीं कितने करोड़ पार्टिकल मिले होंगे, तो उतने को हम एक एक करके गिनेंगे। उससे बेहतर हम नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में गिने। जैसे बनाना लेने जाते हो, आप एक एक बनाना गिनोगे, इससे बेहतर है कि हम उन्हें डजन की टर्म्स में गिनना पसंद करते हैं। हम बोलते हैं 2 डजन 3 डजन। इससे क्या हो जाता है, कंपेरेटिवली आसान हो जाता है चीजें, कि हम उन्हें 12 24 36 ना बोल के डजन की फॉर्म में बोल देते हैं, 1 2 3। तो एक सिस्टमैटिक करने का तरीका है। सेम तरीका यहां पर भी फॉलो हो रहा है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को एक एक करके काउंटिंग करोगे, इससे अच्छा उनका एक बंच बना दिया और उसको हमने 1 मोल कह के डिफाइन किया। 1 मोल क्या है, इतना नंबर जो होता है इसको क्या कहा जाता है, 1 मोल कहा जाता है। ठीक है, कोई कंट्री है, शायद इटली है या कोई कंट्री है, वहां पर मोल डे भी मनाया जाता है। वो ऐसे बनाया जाता है कि 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 6.02 आपको जो दिख रहा होगा, इसका मतलब है कि 6:02 AM से लेके 6:02 PM के बीच में आपका मोल डे बनाते हैं वो लोग। ठीक है, यूरोप में कोई कंट्री है वहां पे बनता है, और 23 अक्टूबर को। तो वो उन्होंने इतना ज्यादा सम्मान दे रखा है मोल कॉन्सेप्ट को। तो कुल मिला के आपको ऐसे याद भी हो जाएगा इसी बहाने, और कुछ आपको एक फैक्ट भी पता चल जाएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिला के आपको मोल के बारे में शायद थोड़ी बहुत जानकारी पता चली गई होगी कि मोल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अब से जैसे कि इस पर्टिकुलर केस में नंबर 2 मोल हुए, 2 मोल का मतलब आपको ये क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि H2O, जो ये H2O आपको दिखाई दे रहा है, एक H2O का मॉलिक्यूल, दूसरा H2O का मॉलिक्यूल, तीसरा H2O का मॉलिक्यूल, देयर विल बी नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स। अब सवाल ये कितने मॉलिक्यूल है H2O के, गिनती कर सकते हो? सर बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमने पता कर लिया कि 36 ग्राम में 2 मोल बन रहे हैं। जैसे 1 डजन में 12 होते थे आइटम, वैसे ही 1 मोल में यहां इतने आइटम होते हैं। तो 2 मोल में सर हम आसानी से बता देंगे कि 2 मोल में जस्ट 2 से उसे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12। इस तरीके से आपका लगभग ये आपका कुछ एक रिजल्ट आएगा। आप बोलोगे इतने H2O के मॉलिक्यूल्स मौजूद है उस पानी में, 36 ग्राम पानी में, सिर्फ 36 ग्राम पानी में। सोचो 1 गिलास पानी जब आप पीते हो कितने मॉलिक्यूल्स खा जाते होगे आप H2O के। बस ऐसे ही चलता रहता है, अब क्या करें यार। ठीक है, तो अभी समझ में आ गया, थोड़ा बहुत समझ में आया सर। तो नंबर ऑफ मोल निकालना कितना आसान है, और एक बार नंबर ऑफ मोल निकल गए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना भी काफी आसान है। सर समझ में आ चुकी है आपकी बात सर समझ में आ चुकी है। इस पर्टिकुलर चीज को ना हम कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। ये जो आपको 6.022 वगैरह वगैरह दिखाई दे रहा है, ये है एवोगाड्रो नंबर। यानी 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं या कितने आइटम्स होते हैं, सर एवोगाड्रो नंबर के इक्वल आइटम होते हैं। यहीं से एक नया कॉन्सेप्ट निकाल लेते हैं। अब मेरी बात को प्लीज समझना जरा। अब जैसे इस केस में मुझे पता करना था कि इसके अंदर टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हैं। आप देखो मैंने किया क्या, मैंने पता किया कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, मुझे पता चला 2 है। फिर मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया एवोगाड्रो नंबर से। क्या आपको दिख रहा है? तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गए, आए नहीं आए? तो सर क्या आप समझ सकते हो ये 2 क्या, दिस इज नथिंग बट n, नंबर ऑफ मोल इज मल्टीप्लाइंग विद एवोगाड्रो। प्लीज कंफ्यूजन नहीं चाहिए, बहुत बेसिक मैथ्स है ये, वही वाला जो आप सब्जी मंडी में लगाते हो मैथ्स, उतना ही मैथ्स चल रहा है यहां पर। बहुत सिंपल सा मैथ्स। आप मेरी बात समझ रहे हो? जैसे मैंने कहा कि भैया मैंने ना 5 डजन बनाना लिए, इसका मतलब मैंने कितने टोटल बनाना लिए? सर 5 डजन आपने बनाना लिए, 1 डजन में होते हैं 12, तो सर आपने टोटल लिए 60। यही तो बोलते हो आप, वही बोला जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। सर कितने मोल लिए आपने? मैंने सर n मोल लिए। और 1 मोल में सर कितनी क्वांटिटी होती है? सर 1 मोल में एवोगाड्रो के बराबर। सर हो गया बस। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि स्मॉल n बराबर क्या हो जाता है सर, कैपिटल N अपॉन एवोगाड्रो नंबर। ये भी हम कह सकते हैं। 2 फॉर्मूले आपके पास हाथों हाथ बन गए। बहुत इंपॉर्टेंट, पूरा मोल कॉन्सेप्ट टिका हुआ इसमें। इतने से मैं पता नहीं क्यों बच्चों को कभी कभी दिक्कत हो जाती है, अब से आपको कभी भी नहीं होने वाली, इसलिए मैंने इस टॉपिक को बड़े अच्छे से आपके साथ डिटेल में डिस्कशन कर दिया।
गॉट इट। इन सब चीज़ों का बहुत बढ़िया से हम बहुत बारीकी से यूज़ करेंगे, मजा आएगा। आगे देखते हुए चलो, बस मेरा फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। आई थिंक आपको यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। अच्छा सर, अब यहाँ आते हैं, ये बोल लेते हैं कि वी निकालना है, वी के लिए हमें क्या चाहिए, एन चाहिए। सर एन मतलब नंबर ऑफ मोल, हम अकॉर्डिंगली ना जब जरूरत होगी जिस फॉर्मूले की उसको यूज कर लेंगे। अब नंबर ऑफ मोल के लिए आपको देख रहे होगे कि आपको वाटर का वेट दे रखा है, तो आप वेट मतलब मास दे रखा है, तो कहीं ना कहीं मैं समझ गया सर मास ऑफ द वाटर और मोलर मास ऑफ वाटर में निकाल लूंगा, और आर है, टी है, डिवाइडेड बाई पी है, और पी टी मुझे पता है क्योंकि पीटी यानी कि ये एसटीपी पे बातें हो रही है, वो मुझे ऑलरेडी पता है। तो कुल मिलाकर मास की वैल्यू मैंने रख दी, कितनी है सर, 4.5 किलोग्राम, प्लीज ध्यान रखें। और मोलर मास कितना है आपका, 18 ग्राम। मोलर मास हमेशा ग्राम में होता है, एटॉमिक मास यूनिट की बात नहीं कर रहे हम। एटॉमिक मास यूनिट जितनी भी होती है उसके पीछे यू को हटा के जी लगा देने की हो रही होती है। तो कुल मिला के यहाँ पे मोलर मास हो गया इतना, और आर की वैल्यू होती है सर 8.31, आपको एग्जामिनेशन में दी होगी, इस तरह की लगभग कुछ वैल्यू होती है। टेम्परेचर यहाँ पे जीरो मत लिख देना, कहीं पूरा आंसर जीरो हो जाएगा, 273 हो गया, गॉट इट। उसके बाद और कुछ बच रहा है सर, पी बच रहा है, पी की वैल्यू प्रेशर है, प्रेशर 10 की पावर 5 होता है। इस पूरी कहानी को हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा बस 4.5 को हो सके तो इसको किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दो, ताकि आपके लिए चीजें आसान हो जाए, या फिर नीचे वाले को किस में कन्वर्ट कर सकते थे, किलोग्राम में, ताकि आपस में चीजें कंपेरेबल रहे। अब इस चीज को माय डियर अगर आप सॉल्व करोगे ना यार, देखो मैं क्या चाह रहा हूं ना, मैं ऐसा सोच के बिल्कुल नहीं आया था कि मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, मैं सोच के आया था कि सॉल्व कराऊंगा, लेकिन मैंने अभी कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया ना, तो मुझे लगता है कि वो इंपॉर्टेंट था। इसको कैलकुलेशन को आई थिंक आप कर लोगे, प्लीज अगर नहीं कर पाओगे मुझे बता देना, इतना शायद हम कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन डी होगा, आई एम नॉट श्योर, आप प्लीज कर लेना। मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया, मैं समझता हूं कि हमने इसे कंपेंसेट कर लिया पीछे से जो हमने अपना कॉन्सेप्ट पे टाइम लगाया। आई थिंक आप इसे सॉल्व कर लोगे, एक सिंपल सा कैलकुलेशन है, प्लीज इसे करना, ठीक है ना। हाँ सिंपल है, मैंने कर रखा है इजी कैलकुलेशन, इसलिए मैं ज्यादा बोल भी ना, जहां पे लगेगा टफ है वहां पे मैं करा दूंगा आराम से। A given sample of an ideal gas occupied a volume V at a pressure P and absolute temperature T. The mass of each molecule of the gas is m. Which of the following gives the density of the gas? देखो मेरी बात सुनो यार, अगर आप देखो ऐसे वाले बच्चों ने देखो, तो पहली बात तो क्या कि इतना सारा कंटेंट फैला हुआ है यूट्यूब में। अब जरूरी नहीं आप मुझे सुन रहे होगे या ये वो सो बातें, लेकिन फिर भी अगर आप मुझे सुन रहे हो और अगर आप ये चाहते हो कि यार सर कैसे होती होगी फिजिक्स, कैसे की जाती है, माय डियर मजा आता है, मजा सच में मजा आता है। कैसे आता है मजा, पता है, आपने ना उसके पीछे ना पहले वर्क किया होता है बैकग्राउंड में। ये जो कहानी है ना, ये क्वेश्चन ये ऐसे नहीं आ गया, इसके पीछे बहुत सिंपल सा लॉजिक लग रहा होता है, क्योंकि हमने वो पढ़ा रहता है कॉन्सेप्ट के दौरान। इसलिए कोशिश करें वन शॉट देखें, नहीं तो अब इस लेक्चर को ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा मन है अभी कि सब कुछ यहीं पर एक बार डाल दूं, ताकि आपको पीछे जाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। एक एक करके समझते हैं। जैसे जैसे आप क्वेश्चन की लाइन पढ़ते हो ना, हमारा एकदम से अपने आप इमेजिनेशन चालू हो जाता है। देखो, अ गिवन सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस की बात चल रही है, occupies a volume V at pressure P, absolute temperature T, the mass of each molecule of the gas is m, which of the following gives the density of the gas। ये कॉन्सेप्ट पढ़ाते समय यूज होता है वहीं पे, तो नया क्वेश्चन नहीं बना, ये बहुत इजी चीज है। देखो आइडियल गैस में ये बात बचपन से शायद हम सुनते हुए आ रहे हैं, पी इज इक्वल टू एनआरटी, उसका सीधा सीधा रोल है, क्योंकि पी दे रखा, वी दे रखा, टी दे रखा, डेंसिटी की बात कर रहा है। हो सकता है आपने कभी कॉन्सेप्ट ना देखा हो, तो अभी ऐसा समझो कि फ्रेश तरीके से देख रहे हो। देखो सर मैं आपको बताता हूं, मैंने अभी आपको बताया मोल कॉन्सेप्ट, देखो फिर काम आ गया। सर नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास ऑफ द सैंपल, जो भी आपके पास प्रेजेंटली अब आपके हाथ में, जैसे किसी ने पानी दिया, ले भाई 36 ग्राम पानी को तोल दो, तो 36 ग्राम आप तोल पा रहे हो, जितना वो है वो मास है। यहाँ पे नीचे पे मोलर मास उसके फॉर्मूले से निकलता है, केमिकल फॉर्मूले से, जो कि H2O का 18 वगैरह वगैरह, ठीक है, इस तरीके से निकल गया। सर आर ठीक है, आर को आर रखो, टी को टी रखो फिलहाल। अब मैंने ये क्यों किया, क्योंकि अब देखो प्लीज ध्यान से समझना, यहाँ क्या बोल रखा है कि द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ द गैस इज m। ये फंसाने की पूरी चाल, यहीं पर फंसाने वाली चाल रखी गई है इन्होंने। अगर किसी को अच्छी समझ नहीं है तो उसे गलत कर देगा। अब समझो यहां पे आपने मास क्या लिखा है, पूरा सैंपल जो आपके पास मौजूद है। फॉर एग्जांपल आपके पास वाटर मौजूद है, तो वाटर को आपने वे किया, आपने देखा इसका टोटल मास कितना निकल रहा है, आपके अकॉर्डिंग m ग्राम इसका मास निकल रहा है, लेट से कुछ ऐसा। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करोगे क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में स्मॉल m कुछ और चीज दे रखी है। क्वेश्चन में बोला है द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ द गैसेज है। अब फॉर एग्जांपल एक बारी के लिए समझो, इसमें मॉलिक्यूल्स n मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे अभी पिछले वाले केस में हमने देखा था n मॉलिक्यूल्स हैं फॉर एग्जांपल। अब एक मॉलिक्यूल का मास एक्स की गोली लो, खिच दूर करो, कहां से लें, लेकिन ठीक है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि यहां पर मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर इसमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, जैसे H2O का एक और H2O, एक और H2O, एक और H2O, एक और H2O, ये H2O सब मिलके मॉलिक्यूल्स हैं एक एक, ठीक है। H2O का मॉलिक्यूल, H2O का मॉलिक्यूल, H2O का मॉलिक्यूल, H2O का मॉलिक्यूल, ऐसे सारे फैले हुए यहाँ पे। मान लेते हैं n मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, एक मॉलिक्यूल का मास स्मॉल m है। मैं नहीं कह रहा, इस क्वेश्चन में माना गया है,
जनरली तो हम पूरे सैंपल का स्मॉल m मानते थे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पलटा है। उन्होंने कहा एक मॉलिक्यूल जो आपका H2 का मॉलिक्यूल होगा इस तरीके का, ऐसी एक H2 का मॉलिक्यूल होगा इस तरीके का, इसका मास कितना है सर, m है, इसका मास कितना है m है, ऐसे कितने प्रेजेंट है सर, n प्रेजेंट है, n मॉलिक्यूल से मैंने माना। तो टोटल मास ऑफ दी सैंपल मेरा, जिसको मैं जनरली वैसे और टाइम पे स्मॉल m कहता था, ये वाला, ये मास ऑफ दी सैंपल है मेरा। हाँ, मास ऑफ दी सैंपल जो कि मैं कहता था, आज ये मास ऑफ दी सैंपल को अगर आप समझोगे तो ये कुछ और नहीं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का एक मॉलिक्यूल के मास से मल्टीप्लाई हुआ। तो कहने का मतलब आप ये मत समझना मैंने स्मॉल m को nm से बदल दिया, आप समझ रहे होंगे, ये स्मॉल m कहो या कुछ भी नाम दो, कुल मिला के सैंपल का मास है, और सैंपल का मास एक मॉलिक्यूल का मास इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होना चाहिए, यानी कि सर ये होना चाहिए। गॉट इट, वेरी गुड सर, समझ में थोड़ा बहुत सर आया, कुछ तो आया सर, ऐसी बात तो है नहीं, मतलब कुछ तो चमक तो रहा है हल्का हल्का। अब देखो बहुत सिंपल है, आप ना वॉल्यूम को उठा के उधर ले जा लो, मास को उठा के इधर, ये ऐसा मत समझना कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये बहुत फेमस तरीका है इसे करने का, बहुत फेमस तरीका, ठीक है, समझते हैं। देखो पीएम आपको भी क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। अब देखो माय डियर, ये एनएम क्या है सर, सर एनएम ना मास है आपके पूरे सैंपल का, जैसे इस पूरे सैंपल का मास है। अब मुझे बताओ ये पूरे सैंपल का मास आपको गिवन है, फॉर एग्जांपल 36 ग्राम या कुछ भी वट एवर, ऐसे ही आपको उसका वॉल्यूम गिवन है। तो मुझे बताओ जब हम मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करते हैं क्या हमें डेंसिटी मिलती है, सर मिलती है, क्योंकि ध्यान से देखो ये एनएम क्या है, इस सैंपल का पूरा मास, वी क्या है पूरे सैंपल का, यानी पूरा जो भी गैस वगैरह उसका वॉल्यूम। तो टोटल ये ब्रैकेट की चीज मुझे रो बना रही है, रो या डेंसिटी जो भी आप कहना चाहो, डी कह लो अगर मन कर रहा तो, ये हो गया हमारा आंसर। आर यू एग्री विद इट, ये सर हमारा फिलहाल आंसर हुआ। तो कुल मिलाकर मुझे रो निकालना था, रो इज समथिंग लाइक पी एम डिवाइडेड बाई आर टी, पी एम डिवाइडेड बाई आर टी, ये मेरा आंसर आ गया। देखो कहीं मैच कर रहा है, कहीं नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि सर एम की टर्म्स में कहीं उन्होंने दे ही नहीं रखा, कैपिटल एम की टर्म्स में नहीं दे रखा, कैपिटल एम था उस आइडियल गैस का मोलर मास, लेकिन वो तो गिवन ही नहीं है। गिवन क्या है सर, स्मॉल एम गिवन है। तो सर क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम कैपिटल एम और स्मॉल एम में रिलेशन निकाल सके, निकाल सकते हैं सर। हम कैसे निकाल सकते हैं सर, इधर देखो, आप इधर देखो, मैं अगर बोलता हूं कि मेरे पास स्मॉल, देखो प्लीज ध्यान से समझना, मैंने अभी आपको पीछे बताया, इस केस में क्या ये मैंने सही लिखा हुआ है, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो। इस पर्टिकुलर केस में नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होंगे, सैंपल का मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ये मैंने पीछे एकदम तरीके से आपको करवाया। थोड़ी हल्की हल्की प्रैक्टिस करो, याद मत करो, आपको शायद समझ में आ रहा होगा। तो कहीं ना कहीं अगर मुझे अपनी कैपिटल एम को स्मॉल एम से रिप्लेस वगैरह करना है तो मैं क्या कुछ कर सकता हूं, देखो मैं आपको ना कुछ कर दिखाता हूं यहाँ पर, ठीक है। देखो इसी में मैं कुछ छेड़छाड़ करके आपको समझा देता हूँ डायरेक्टली कि मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ सर, अगर मैं इस m के अपॉन में n, देखो मैं इस सैंपल को पकड़, इस पर्टिकुलर चीज को पकड़ना जरा, देखो mn अपॉन कैपिटल M बराबर n अपॉन na, गॉट इट। ये n इस n से कर सकता है, कर सकता है सर। m को ऊपर भेज दो, na को नीचे भेज दो, मैं ये हो गया, यहाँ बचाए। मैं कुल मिलाकर ये चाह रहा हूं कि मेरा कैपिटल एम कैसे स्मॉल एम में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एम आंसर चाहिए। तो मैं सर बोलूंगा रो बराबर पी कैपिटल कैपिटल एम, सर ये हो गया इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है, मुझे एन जैसा लगा ना वो, इसीलिए कंफ्यूज हो गया मैं, एन ए इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर इंटू टी, ठीक है, हो गया खत्म, आंसर आ चुका है। एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो रहा है, बहुत बेसिक सा, आपने वैसे कॉन्सेप्ट देखे तो आपको बहुत ईजी लग रही होंगी चीजें। देखो जब भी कभी गैस कांस्टेंट होगा डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर होगा, देखो आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है 8.31, Na क्या है सर, एक कांस्टेंट है, भी पीछे देखा 6.022 10 की पावर 23। जब इस चीज को हम सॉल्व करते हैं ना, हमारे पास एक नंबर आता है, अगेन एक कांस्टेंट, उसको हमने बोल्ट्जमान कांस्टेंट का क्या कहा, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। इसकी भी वैल्यू वैसी होती है, लगभग 10 की पावर -23 के ऑर्डर में होती है, 1 पॉइंट समथिंग, क्वेश्चन वगैरह में गिवन होती है, डोंट वरी। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है, बहुत जबरदस्त बात है, हल्का मत समझना इसे अब, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो कुल मिलाकर के सर अगर आर के अपॉन में Na होता तो मजा आ जाता है तो नहीं सर, तो कोई बात नहीं सर, ऊपर नीचे करके कर दिया, आप चाहते तो ऊपर वाले को नीचे ले आते, लेकिन मैंने ऐसे किया। इससे क्या होगा, ये दोनों से इफेक्ट नलीफाई हो गया, लेकिन ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो मेरे पास बचेगा पी स्मॉल एम, आर बाई Na को मैं बोल सकता हूँ के बी कह लो या जो भी आप कह सकते हो, बोल्ट्जमान कांस्टेंट और टी, कुल मिला के पी एम अपॉन के टी। मेरे ख्याल से ये ऑप्शन आपको समझ में आ रहा होगा, के क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। इसमें आपको बिल्कुल ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि मैंने मैनिपुलेशन किया, बिल्कुल भी नहीं किया, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, शायद आपको समझ में आ गया होगा। देखो मैं आपको ना एक बात और बोल देता हूँ, जनरली ना अगर इन जनरल बात करूँ, देखो इन जनरल मैं बात करूँ, इन जनरल, क्योंकि ये क्वेश्चन जो बना ना, ये थोड़ा सा क्रिएटिविटी थी एग्जामिनर की। अदरवाइज होता क्या है, पीवीसी ओल्ड एनआरटी सबको पता है, जी सर सबको पता है। वहां से लोग कैसे खेलते हैं, देखो मैं दिखाता हूँ, वो बोलते हैं सैंपल का मास, क्योंकि जनरली सैंपल का मास स्मॉल एम होता है, इस केस में उन्होंने खेल दिया हमारे साथ पीछे वाले में, उन्होंने सैंपल का मास ना देके एक मॉलिक्यूल का मास दे दिया था। लेकिन इन जनरल अगर मैं बात कर रहा हूँ ऐसा होता है, तो सर पी एम वहां जाएगा, एम अपॉन वी आएगा।
अब सोचो m क्या होता है सर, ये मेरा सैंपल का मास है डिवाइडेड बाई सैंपल का वॉल्यूम है, तो कुल मिला के मेरे पास डेंसिटी निकलेगी सर। तो कुल मिला के ना जब हम जनरली पढ़ते थे अपने कॉन्सेप्ट वगैरह में, तो हम सिर्फ ये पढ़ते हैं PM डिवाइडेड बाई RT, तो हमारा वहाँ पे ऐसे निकल जाता है, बात खत्म हो जाती है, हम बोलते हैं रो निकल गया यार। अब किसी का ज़्यादा ही मन कर रहा, नहीं सर मुझे तो बोल्ट्जमान कांस्टेंट के टर्म्स में आंसर चाहिए, तो सर आपको ऐसा कुछ चाहिए होगा, ये रो है ठीक है, रो है, आपको ऐसा कुछ चाहिए होगा सर कि R के अपॉन में NA को डाल दो, यहाँ भी डाल दो अपनी मर्जी से, यहाँ भी डाल दो। अब इससे क्या होगा सर, R अपॉन NA को आप अगर कहना चाहो तो आप बोल्ट्जमान कांस्टेंट कह सकते हो, KB और T और NA टाइप का हो गया, इस तरीके का कुछ, और थोड़ा बहुत और जरूरत पड़ेगी तो और कर देंगे। ये इन जनरल होता था, लेकिन आपको पता है अभी के केस में उन्होंने गेम कहाँ पे खेला, स्मॉल m पे खेला, वहीं से सिचुएशन बदली और आंसर्स वगैरह बदले। इस पूरी कहानी में दूसरे क्वेश्चन में क्या समझ में आया सर, हमें समझ में आया कि बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, बहुत फेमस चीज है, और थोड़ा बहुत डेंसिटी के वो चीजें समझ में आई। लेकिन जब क्लास में पढ़ाया जाता है तो क्लास में ये टॉपिक पढ़ाया जाता है, उसका क्रिएटिव क्वेश्चन पूछा था उन्होंने पीछे। आई थिंक आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। टू वेसल सेपरेटली कंटेन्स, देखो जैसे जैसे मेरे कॉन्सेप्ट जुड़ रहे हैं ना, मैं क्यों टाइम दे रहा हूँ पता है आपको, क्योंकि यही चीजें बार बार रिपीट होंगी आगे, इसलिए मैं टाइम इन्वेस्ट कर दे रहा हूँ आप पे यहाँ पे, क्योंकि आगे फायदा होगा हमें। देखो, टू वेसल सेपरेटली कंटेन टू आइडियल गैसेस A and B at the same temperature, the pressure of A being twice that of B. Under such condition, the density of A is found to be 1.5 times the density of B. बहुत सिंपल मैथमेटिक्स जो बोला गया वो करना है, ठीक है। टू वेसल सेपरेटली कंटेन्स, मैं आपको समझाने के लिए वेसल बना रहा हूँ, ऐसी कोई जरूरत है नहीं। एक में A टाइप की गैस है, एक में B टाइप की गैस है, और दोनों गैसेस आइडियल है, मतलब PV इज इक्वल टू NRT लगाने के लिए यू आर फ्री, एंड बी एट द सेम टेम्परेचर। सर इसका मतलब टेम्परेचर ऑफ ए अगर इसका है, इसका टेम्परेचर अगर बी है, तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन टेम्परेचर एट ए और टेम्परेचर ऑफ बी बराबर है, ठीक है सर। द प्रेशर ऑफ ए बीइंग ट्वाइस दैट ऑफ बी, यानी प्रेशर ऑफ ए गैस का जो प्रेशर लग रहा होगा इसकी वॉल्स वगैरह पे, दिस इज ट्वाइस ऑफ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस बी। ये बोलो सिंपल मैथ्स लगी सर। अंडर सच कंडीशन द डेंसिटी ऑफ ए इज फाउंड टू बी 1.5 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ बी, यानी सर डेंसिटी ऑफ ए इज फाउंड टू बी 1.5 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ बी। मैं रो टाइप का नहीं लिख रहा वरना कंफ्यूज जाओगे, इसलिए डेंसिटी को डी से लिख रहा हूं, ठीक है। द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए एंड बी, अगर सर इसका मॉलिक्यूलर वेट समझते हो मोलर मास टाइप, यानी अगर इसका कैपिटल एम से हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम ए, इसका कैपिटल एम बी हो गया, जैसे वाटर के लिए 18 ग्राम होता है ना वैसे टाइप में, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं अल्टीमेटली कैन यू प्लीज फाइंड दिस वैल्यू, द रेशियो ऑफ एम ए डिवाइडेड बाई एम बी, वी नीड टू फाइंड दिस। कुछ नहीं करना, आप इस पे फोकस मत करो, आप जो दिया हुआ है उसको एग्जिबिट करवाओ, उसे एग्जीक्यूट करवाओ। देखो आते हैं सर हम क्या हो रहा है, हम बोलेंगे सर देखो आइडियल गैस बोला है तो इनका सम्मान रखने के लिए सबसे पहले अगर मैं बोल दूं कि P1 V1 अच्छा ए बी में बात हो रही है, क्या आप कंफ्यूज हो जाओगे ना वन बोलने में, चलो ए करके ही बोल लेता हूँ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं मुझे। PA इज इक्वल टू सर NaRTA, अब R तो बदलेगा नहीं तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, Na हाँ सर नंबर ऑफ मोल्स वगैरह बदल सकते हैं क्योंकि ठीक है, एक इक्वेशन ये हो गई। दूसरे वाला सर क्या होगा PbVb, अगर हम बोले आइडियल गैस है वो भी N of B RT, मैं बहुत खोल के करा रहा हूँ आपको ताकि आपको बिल्कुल समझ में आए, गॉट इट, ठीक है। अभी सर अगर आप देखोगे डेंसिटीज वगैरह की टर्म्स में, और डेंसिटी निकालना में बहुत आसानी से आता है, पीछे हमने देखा डेंसिटी निकलती कैसे है, यानी कुल मिलाकर आप किसी एक पर काम करना चालू करो, जैसे मैं इस वाले पे काम करना चालू करता हूँ, मैं बोलूँगा सर PA अभी डेंसिटी निकालना सीखा मैंने, क्या कि अगर इस सैंपल का मास Ma है, इसका मॉलिक्यूलर वेट मैंने ऑलरेडी मास मान रखा है कैपिटल M, समझ रहे होंगे शायद आप। उसके बाद ये RT, आपको पता है सेम फिनोमेना जो भी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा वो यही करना है, डेंसिटी को निकलवाना है, क्या करना होगा सर कैपिटल Ma को इधर वापस कर दो, Ma के अपॉन में वॉल्यूम ले आओ, अब सैंपल का मास डिवाइडेड बाई सैंपल का वॉल्यूम बराबर क्या होगा सर, वो हमें एक चीज़ देगा जिसको हम क्या कहेंगे सर डेंसिटी। डेंसिटी इस बार हमने डी से रिप्रेजेंट किया तो डी लिख दिया, कोई प्रॉब्लम है नहीं सर, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। मुझे सर डेंसिटी का रेशियो निकालना है, अगर आपका मन कर रहा है आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो। फिलहाल अगर आप इसे तीसरी क्वेश्चन कह दो और एक बारी के लिए अगर आप सोचो कि PB के लिए क्या होगा सर, उसके लिए भी यही होगा, M की जगह कैपिटल B होगा, दोबारा क्यों करें कैलकुलेशन, D की जगह DB होगा, R की जगह R होगा, T की जगह TB होगा, बस इतना ही तो होगा सर। दूसरे वाले के लिए भी सिमिलरली करके ये हमने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 4। मैं बहुत समझा के कर रहा हूँ आपको क्योंकि ईजी चीज़ें हैं, समझ के करेंगे, फालतू में रिस्क क्या लेना, ठीक है आराम से। सर एक दो कंडीशन फुलफिल करा दो, अगर आपने सिर्फ ये कंडीशन फुलफिल करा दी कि PA बराबर 2B, यानी कि आप जो यहाँ पे PA लिख रहे हो इसको रिप्लेस करके ना सर 2PB लिख दो यार, मजा आ जाएगा। यानी कि अगर आप बुरा ना माने, मैं इसको यहाँ पर करने के लिए वहीं पे कर सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये MA को MA रहने दो, और DA सर DA, देखो DA सर क्या है 1.5, मैंने हाथों हाथ यहीं पे काम कर लिया, उसको थोड़ा हल्का सा मैनिपुलेट कर लिया हमने, ठीक है। RTA इवन
इफ यू वांट, देखो चलो एक बारी के लिए मैं टीए को टीए ही लिख देता हूं, मान लेते हैं तीसरी क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसा लिख दिया। अब आप बहुत आसानी से जानते हो सर हमें चाहिए मॉलिक्यूलर मासेस का रेशियो, अगर मैं सीधे ए बाई बी कर दूं इस केस में ज़्यादा बेटर रहेगा, मैं 5 को डिवाइड करूँ 4 से, तो जैसे ही मैं ऊपर इसको लिखूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2 PB, आप समझ रहे होंगे PB और PB कट जाएगा, कुल मिला के 2 MA बचेगा डिवाइडेड बाई MB बचेगा। शायद आप मेरी बातें समझ पा रहे होंगे, मैं शायद आपको ईजिली समझा पा रहा हूँ। 2 MA के अपॉन में MB डाल देना, मुझे MA अपॉन MB चाहिए, वेरी गुड सर। इसके अपॉन में सर ये जाएगा तो R को काट देगा, क्या TA TB को काट देगा सर? हाँ बिल्कुल, क्योंकि कंडीशन थी दोनों इक्वल है, तो कुल मिला के 1.5 DB के अपॉन में DB जाएगा, तो अल्टीमेटली 1.5 ही तो बचेगा। 5 से 4 को कर रहा हूँ क्योंकि मुझे MA बाई MB चाहिए था सर। अल्टीमेटली MA बाई MB कितना आ गया सर? दिस इज वेरी इजी टू डू नाउ, 1.5 डिवाइडेड बाई 2, एंड इफ यू वांट आप ऐसा लिख सकते हो इसे, कुल मिला के हो गया 15/20, 5 3 15, 5 के 20, दोनों का रेशियो लेने पे 3/4 आ रहा है, सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। आप ये मत समझना कि एग्जामिनेशन में आया कुछ भी नहीं है यार, क्वेश्चन वालों के पास क्वेश्चन ही नहीं बचे हुए, क्योंकि चैप्टर फिक्स है, कॉन्सेप्ट फिक्स है, क्या बना दोगे यार ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? तो इतना ही बना सकते हैं, ले देके हल्का फुल्का, इतना हमें टाइम मिला रहता है, प्रैक्टिस कर लो ना 1-2 बार, कहीं पे ना दिक्कत नहीं होनी चाहिए, को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार ये कैसे वाह याद करो, तब प्रॉब्लम होती है। भाई अगर प्रैक्टिस का गेम है तो यार इतना तो हम कर ही लेंगे, 10-10 12-12 घंटे पढ़ लें हम तो घर में, ठीक है सर। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया, बहुत ईजी क्वेश्चन। देखो आपको मैं एक बात समझ में आ रही होगी कि मैं क्वेश्चन को लिंक करता हुआ चल रहा हूँ। पिछला क्वेश्चन हमें एक पुश दे रहा है, हमें वो मजा दे रहा है, वो बोल रहा है कि मैं आपने जो मेरे पे इन्वेस्ट किया था टाइम वो काम आएगा, यहाँ देखो कहीं ना कहीं काम आ रहा है वो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, डेंसिटी। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मैं कोई नहीं चाहता आपके साथ टाइम के चक्कर में मैं आपके साथ रिस्क लूँ, वरना मैं बहुत जल्दी जल्दी फॉर्म करके चले जा सकता हूँ, 30 मिनट में 30 क्वेश्चन करा सकता हूँ, खत्म। लेकिन उससे क्या फायदा होगा? कुछ भी नहीं होगा। मैं चाह रहा हूँ अगर पढ़ो 5 ही क्वेश्चन पढ़ो, दमदार पढ़ो, मजा आ जाए। अब देखो ये क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन यहाँ पे फेमस नहीं है, ऐसा मत सोचना यहीं पे। आप चाहे ओम्स लॉ पढ़ लो, आप बोलोगे सर कहाँ पहुंच गए, या फिर आप कभी रेडियो एक्टिविटी वगैरह पढ़ लो, या आप कभी भी इस तरह की चीजें पढ़ लो ना, आप फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन वगैरह पढ़ लो। इस तरह की चीजों में मैं हमेशा मेडिकल स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ, फिजिक्स पढ़ते समय मैथमेटिक्स के कुछ कोर टॉपिक जरूर पढ़ लिया करो, जो मैंने अलग से प्लेलिस्ट तैयार की है। एक स्ट्रेट लाइन, वेक्टर अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, ये 3 पढ़ लो, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना मैथ्स में। छोटा मोटा डिफरेंशिएशन वगैरह हाँ ठीक है, वो मैंने अलग से प्लेलिस्ट में रखी, 4-5 लेक्चर पढ़ने हैं बस। इसके बाद कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए फिजिक्स में, कभी दिक्कत ही नहीं होने वाली है, मेरी मैथ्स में आती है इसमें, ठीक है? अब सुनो, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, मेरी बात को प्लीज समझना। ये बोले इन द ग्राफ वीटी डायग्राम व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर वी एंड वॉल्यूम, ठीक है? देखो माय डियर प्लीज ध्यान से समझना, पीवी इज इक्वल टू, जो मैं इसके लिए नया पेज ले लेता हूँ, मैं इसमें टाइम लूंगा, आराम से लूंगा मैं टाइम, क्योंकि मैं इसको अच्छे से कराना चाहता हूँ आपको। देखो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है सर, आइडिया कैसे क्वेश्चन? यस सर। सर अगर ना इफ फॉर एग्जांपल इफ समवन इज सेइंग कि पी बराबर कांस्टेंट हो गया, यानी इस टाइप के प्रोसेस को हम आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं, जहां पर हमने बार यानी कि यूनिट होती है प्रेशर की, उसको कांस्टेंट कर दिया। तो सर अगर P कांस्टेंट हो गया तो आप कहना क्या चाहते हो? सर मैं कहना चाहता हूं मात्र कि V इज इक्वल टू NRT डिवाइडेड बाई P टाइप का कुछ हो जाएगा, हो जाएगा सर। अब देखो P कांस्टेंट है, N नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, एक बारी में जितने गैस में नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है उतने ही रहेंगे, बदलते थोड़ा रहेंगे नंबर ऑफ मोल्स। इसी तरीके से R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो ओवरऑल दिस थिंग विल बी कांस्टेंट। सो अल्टीमेटली यू आर गेटिंग व्हाट दिस टाइप ऑफ रिलेशन, और इसी को कहते हैं गैलुजैक लॉ। गैलुजैक लॉ कहता है कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम हमेशा टेम्परेचर की डायरेक्ट प्रपोर्शन में होगा। ये बात, ये मैं आपको डायरेक्ट भी कह सकता था कि सर इफ पी मैं आपको डायरेक्ट कह सकता था कि पी अगर कांस्टेंट हो गया तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी। इतनी कहानी रचने के पीछे कारण जानते हो? सुनो, इस कहानी में अगर हम बोलें कि ये v बराबर, अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का कोई कांस्टेंट खोलूं के और t लिख दूं, तो मुझे बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो प्रोपोर्शनलिटी के कांस्टेंट को मैं जानता हूं। क्या है सर वो k कुछ और नहीं सर, NR/P है। मतलब कंफ्यूजन नहीं चाहिए आपको, कंफ्यूज मत होना, ये k क्यों क्या लिख रहा मैं सर, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं कि अगर ये प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट जो है वो हम जानते हैं कौन है। और यहीं से जन्म होता है स्ट्रेट लाइन की एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट का, जो आपको अभी सीख लो, हर बार काम आएगा फिजिक्स पढ़ते समय, ना केवल सिर्फ इस चैप्टर में बल्कि हमेशा। क्या है सर वो कॉन्सेप्ट? सर वो ये है, आपके पास y, मैं मैथमेटिक्स का टीचर भी हूँ इसलिए मैं आराम से इन चीजों को आपके साथ इजीली खोल सकता हूं, इसलिए मुझे दिक्कत नहीं है, आपको भी कभी नहीं होनी चाहिए। y इज इक्वल टू mx का फॉर्मेट वो बता रहा हूं अभी, जो रेलेवेंट है आपके लिए। देखो हमेशा जब भी कभी ये फॉर्मेट आता है, वो एक ऐसी लाइन को रिप्रेजेंट करता है विच इज पासिंग थ्रू द स्ट्रेट ओरिजिन से पास करने वाली स्ट्रेट लाइन को बताता है। सर वो तो ये भी हो सकती है, बिल्कुल सर दोनों हो सकती है, क्योंकि ओरिजिन से ये ऐसे भी जा सकती है वैसे भी जा सकती है। तो सर 36 तरह की लाइनें जा सकती है, क्योंकि ये इधर को जा सकती है, ये ऐसे जा सकती है, ये ऐसे, ये सारी लाइनें, ऑल लाइंस आर रिप्रेजेंटिंग बाय दिस y इज इक्वल टू mx फैमिली ऑफ कर्व। यानी m की वैल्यू अलग अलग होती रहेगी और लाइनें अलग अलग बनती रहेंगी। तो कहीं ना कहीं कौन सी लाइन है इन सब में हमारी वाली, उसको डिफाइन करेगा m।
m की वैल्यू जो होती रहेगी उसके अकॉर्डिंगली इक्वेशन बदलती रहेगी, y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू 2x वगैरह वगैरह। ठीक है, अब इधर देखते हैं हम क्या कहना चाह रहे थे। अब सुनो सर, मेरी बात को ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनने की हो रही है। अब समझना, इस m की दो पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। मैं कॉन्सेप्ट को ना खोल रहा हूँ यार आपके सामने, ठीक है, खोल रहा हूँ। देखो, अगर m पॉजिटिव हो गया तो मान के चलना कि आपकी लाइन हमेशा इस नेचर की बनेगी। इस नेचर को कहते हैं कि 90 से कम आपका एंगल बनाएगी, इसको कहते हैं एक्यूट। इसकी डिटेलिंग में नहीं जा रहा मैं, कंफ्यूज हो जाओगे। दूसरा क्या सर? दूसरा हो सकता है आपका m नेगेटिव हो सकता है। नेगेटिव होने का मतलब सर आप ऐसी लाइन की बात कर रहे हो कि जिसका एंगल जो होगा मोर देन 90 होगा। मोर देन 90 का मतलब सर ये ऑब्ट्यूज टाइप की लाइन होंगी, गॉट इट, जो इस तरफ जाएंगे। यानी सर ये वाली इक्वेशन कुछ ऐसी होगी, y इज इक्वल टू माइनस का 2x टाइप की। ये वाली सर ऐसी कुछ होगी, y इज इक्वल टू प्लस का 2x टाइप की। आप समझ रहे हो? एक तो सर चक्कर समझ में आ गया कि अगर लाइन ऐसी दिख रही है इसका मतलब वो जो प्रोपोर्शनैलिटी का क्योंकि m क्या है? स्लोप, और लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहता है, समान ढाल रहती है लाइन की, हमेशा उबड़ खाबड़ नहीं है, ऐसे से समान ढाल है, इसलिए m हमेशा कांस्टेंट रहता है लाइन के केस में। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा मैं क्या क्या बोल रहा? मैं बिल्कुल वही बोल रहा हूँ जो आपको जानने की जरूरत है, ठीक है। हम सुनो मेरी बात। अब देखो, मान लेते हैं हम वो केस ले रहे हैं, और अक्सर हमें यही केस देखने को मिलेंगे, जैसे ये दो है फॉर एग्जांपल, ये दो लाइनें हैं कि नहीं है? क्या दोनों लाइनों में हम एक बात प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि सर ये दोनों की दोनों लाइनें y इज इक्वल टू एम एक्स के फॉर्मेट की होंगी? क्या हम बिल्कुल कह सकते हैं? सर बिल्कुल कह सकते हैं। एक बात, क्या हम एक और बात कह सकते हैं कि सर इसका m जो होगा कॉन्स्टेंट पॉजिटिव होगा दोनों का, तभी ये ऐसे जा रही है? हाँ सर, ये भी कह सकते हैं। अब सवाल ये है कि इन दोनों में m किसका बड़ा होगा? m होता है स्लोप। अब देख के बताओ मुझे, स्लोप किसका ज्यादा है? स्लोप ये इसका स्लोप ज्यादा है या इसका स्लोप ज्यादा है? कोई चीज ऐसे रखिए अभी स्लोप में, या ऐसे रखने में स्लोप है, या ऐसे रखने पे स्लोप है, या ऐसे स्लोप है। सर जैसे जैसे मैं ऐसे कर रहा हूँ ना, मेरा स्लोप बढ़ता रह रहा है। आप समझ रहे हो? इसे दूसरे शब्दों में समझ सकते हो सर, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है ना, मेरा स्लोप बढ़ रहा है। बस कवर 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 सर। यानी कि ये वाली चीज और ये वाली चीज में अगर मैं कहूँ कि पहले वाले का एंगल θ1 दूसरे का θ2, तो θ2 मुझे दिख रहा है θ1 से बड़ा है, तो कहीं ना कहीं पहले ये वाला जो लाइन 2 है या लाइन 1 है, मैं सिंपल कह सकता हूं कि जो लाइन 2 का स्लोप है वो लाइन 1 के स्लोप से बड़ा होगा। सीधे कह सकता हूं। आई थिंक आपको समझ में आया। समझ लो इसे ध्यान से, क्योंकि गेम अब खेला जाएगा आपके साथ, गेम अब खेला जाएगा। समझ रहे हो? अब आ जाओ इधर। अब प्लीज ध्यान से देखेंगे, कोई टेंशन, किसी को कोई दिक्कत वगैरह कुछ भी नहीं है ऐसी वाली, ठीक है। देखो, अगर आप इस केस में देखोगे, हमारे पास जो ये चीज थी, आप बोलोगे सर ये v हो गया। सर ये चीज हमारे पास कुछ एक काइंड ऑफ कांस्टेंट टाइप की हो गई, एन आर, दिस इज अ काइंड ऑफ कांस्टेंट टी इन पी। अब ये देखो कि इस केस में जब आप वीटी की बात करते हो ना, आपका एम कोई और नहीं होता, पी होता है। पी इज योर एम, आपके एम को देने का, लेकिन इस बार वो पी डिनोमिनेटर में है। अगर आप समझोगे बात को, ये चीज तो ओवरऑल कांस्टेंट हो गई और ये पी नीचे बैठा हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल आराम से शांति के साथ देखो, इन दोनों केसेस के लिए अलग अलग प्रेशर के लिए क्या आर बदलेगा? नहीं बदलेगा। क्या नंबर ऑफ मोल्स बदलेंगे? नहीं बदलेंगे, क्योंकि सैंपल में जो है प्रेशर को घटा बढ़ा रहे हो ना, नंबर ऑफ मोल्स तो उतने रहेंगे, गैस कांस्टेंट हमेशा उतना ही रहेगा। कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सुनो अब, V बराबर एन अपॉन पी आर टी। इस केस में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि V बराबर सिर्फ और सिर्फ मेरे पास जो फैक्टर जो मेरा काम कर रहा है यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी का, वो सिर्फ और सिर्फ P है। क्योंकि इन दोनों केसेस में जो चीज बदल रही है अलग अलग कंडीशन में, वो P है। क्योंकि ऊपर वाली चीज तो कहीं ना कहीं कांस्टेंट हो गई है, तो कंसिडर करो ना करो बात एक ही है। यानी कहीं ना कहीं मेरे पास एक इस तरह का, अगर मैं 1/p लिख भी दूं उसे एक बारी के लिए, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझना उसे 1/p से कंफ्यूज मत हो, क्योंकि ऊपर वाली चीज कोई मैटर नहीं कर रही है अभी हमारी इक्वेशन वगैरह को, सिर्फ ये p मैटर कर रहा है, और वो उल्टा मैटर कर रहा है, इनवर्सली। यानी अगर p बड़ा होगा तो v कम हो जाएगा। या दूसरे शब्दों में मैं बोलता हूं आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सुनो। आप जो पीछे कह रहे थे सर y के प्लेस पे v आया, ठीक है, इसके प्लेस पे x आया, ठीक है, नहीं आएगा समझ में, प्लीज यार मुझे बता देना। मैंने अब ले लिया, अभी मेरे उस पर आ गया, मैं इसको थोड़ा सा आपको समझा ही रहा हूँ, ठीक है। देखो सर y इज इक्वल टू क्या था पीछे? mx था। तो अगर ज्यादा ढाल होता था तो हम कहते थे m बड़ा हो गया। यानी कि अगर हम कहते थे कि जैसे फॉर एग्जांपल ये लाइन अगर y इज इक्वल टू एक्स की है तो ये y इज इक्वल टू 2x की है, तो सूट करता था। क्यों? क्योंकि इसका m1 था, इसका m2 था, ढाल बढ़ेगा तो m बढ़ेगा, ये समझ में आ रहा था हमें, ठीक है। m और ढाल के बीच में डायरेक्ट रिलेशन था, ग्रेडियंट के बीच में। यहां सर उल्टा रिलेशन है, क्योंकि ये चीज अगर बढ़ेगी, सोचो तो ओवरऑल चीज क्या होगी? कम हो जाएगी, ओवरऑल चीज कम हो जाएगी, यानी ढाल कम हो जाएगा। इसका मतलब सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि इफ p इंक्रीजेस देन ग्रेडियंट डिक्रीजेस। ग्रेडियंट डिक्रीजेस, समझो बात को, ग्रेडियंट कौन है? 1/p है इस बारी में। इसका मतलब सर
इसका मतलब ये हुआ सर, इन दोनों केसेस में किसका ग्रेडियंट ज्यादा है? सर ग्रेडियंट ऑफ P2, आप मेरी बात समझना ध्यान से, ग्रेडियंट मतलब होता है ढाल, ग्रेडियंट ऑफ P2 इज ग्रेडियंट ऑफ P1 के बीच में रिलेशन क्या है वो देख के पता करो। ज्यादा ढाल पे कौन दिख रहा है, P2 या P1? मतलब ये कौन सी लाइन, P2 वाली लाइन, ये दिख रहा है। अब जिसका ग्रेडियंट ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि सर 1/P क्या हो जाएगा, कम। यानी क्या आप मेरी बातों को थोड़ा बहुत समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे सर आप? सर आप सिंपल सी बात समझो कि यहां पर आपका जो उल्टा रिलेशन हो जाएगा, कहने का मतलब है जो ज्यादा ढाल पर है वो प्रेशर कम होगा, क्योंकि यानी कि P2 इज लेस देन P1, ये कहना चाह रहा हूं मैं कुल मिला के। यहां से पढ़ो, इस बात को पढ़ो, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, ठीक है। अगर उनके ग्रेडियंट्स ज्यादा है तो इसका पक्का मतलब ये होगा कि सर उनके प्रेशर्स में अपोजिट रिलेशन था, क्योंकि वो इनवर्स रिलेशन में थे। इस केस में डायरेक्टली ये बात समझ में आती है। मैंने ना सारी कहानी आपके सामने खोल दी है, मैं चाहता हूँ बाकी बचे हुए डॉट्स को आप कनेक्ट करो, क्योंकि बोलने के लिए कुछ नहीं है, अब कहानी मैंने खोल दी आपके सामने, हर कुछ लिखा हुआ है, गौर से देखो सब चीज़ों को। अगर ऐसा होता ना यार, V इज इक्वल टू PT टाइप का, बाई चांस अगर ऐसा होता, तो उस समय आप कहते कि ये किसको रिप्रेजेंट कर होता है, M मतलब होता है स्लोप को, इसके उससे हम बोलते हैं कि स्लोप बराबर सीधे सीधे प्रेशर हो गया। यानी अगर स्लोप ज्यादा तो प्रेशर ज्यादा, स्लोप कम तो प्रेशर कम, ऐसा होता है। लेकिन ऐसा है नहीं। अभी क्या है, अभी ये है कंडीशन, ये अगर आप कंपैरिजन करोगे तो स्लोप और प्रेशर के बीच में उल्टा रिलेशन, स्लोप ज्यादा तो प्रेशर कम, स्लोप कम तो प्रेशर ज्यादा। इसमें स्लोप ज्यादा किसका है, P2 का, तो उसका प्रेशर कम होगा, फिर यही कहा जा रहा है। तो अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन है, ये ना हर जगह यूज होता है, ओम्स लॉ वगैरह में भी, हर जगह। अगर क्योंकि बात इतनी निकल ही चुकी है, तो आप जानते हो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू IR वगैरह होता है। तो अगर आप वहाँ कंपेयर करो तो V इज इक्वल टू RI टाइप का कहोगे, R वहाँ का कॉन्स्टेंट है, बस फर्क कितना होता है, वहाँ भी V हो गया, यहाँ भी I हो गया। अब ये जो बनता है आपका ओमिक कंडक्टर में, इसका स्लोप R रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब वो क्वेश्चन क्या खेलते हैं आपके साथ कि दो अलग अलग केसेस है, बताओ R1 बड़ा होगा या R2? आप मुझे होमवर्क में बता दो अगर आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट। नहीं आया तो प्लीज़ मुझे बता देना कि नहीं आया सर, आपने इतना भली बकवास तो कर ली लेकिन समझ कुछ नहीं आया मेरे, बोल देना यार, ठीक है। At 10 degree centigrade, the value of the density of a fixed mass of an ideal gas divided by its pressure is x। देखो यार, ये बोल रहे हैं कि एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड यानी T इज इक्वल टू 10। देखो कोशिश क्या करो, जब भी आपको डिग्री सेंटीग्रेड में दिया रहता है, हमेशा कोशिश क्या करो, उसे आप किस में कन्वर्ट कर दो फटाफट से, केल्विन में, ठीक है। केल्विन में कैसे हो जाएगा, 283 केल्विन, ऐसे करते हैं 273 जोड़ लेते हैं। द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ एन आइडियल गैस, अच्छा डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस डिवाइडेड बाय इट्स प्रेशर को P लिख लेते हैं, इज x। ये क्वेश्चन है दे रखा हमें, वो कह रहा है कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डेंसिटी जो होती हुई गैस की, उसको अगर उसके प्रेशर से डिवाइड करते हैं, रिजल्ट x मिलता है। बोल रहे हैं कि अगर हम ये कंडीशन को सेकंड केस ले लें कि एट T इज इक्वल टू इस बार 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे चले जाए, यानी कि 273 में इस बार हमें 110 को जोड़ना है, तो कहने का मतलब ये 383 हो जाएगा इस बारी में, तो 383 केल्विन पे पूछ रहे हैं। ये बताओ कि ये रेशियो क्या होगा, यानी वही डेंसिटी अगर D डैश हो गई और प्रेशर उस समय मान लिया P डैश हो गया, तो ये रेशियो क्या रहेगा। दिस इज देयर क्वेश्चन, ये पूछना चाह रहे हैं। कर सकते हैं सर आराम से, सर ट्राई कर लेते हैं। देखो आइडियल गैस की बातचीत हो रही है, PV इज इक्वल टू एनआरटी, डेंसिटी वगैरह हम जानते हैं कहाँ से निकलती है, पिछले क्वेश्चन ने देखा। तो सर PV इज इक्वल टू एनआरटी हम जानते हैं, बहुत बढ़िया सर। सर हम ये भी जानते हैं कि PV इज इक्वल टू मास ऑफ दी सैंपल डिवाइडेड बाई मोलर मास RT। क्या करना चाह रहा हूँ मैं सर, मेरी साजिशें हैं कि मैं इसको डेंसिटी में कन्वर्ट कर रहा हूँ, M/V RT। गॉट इट, यस सर। नाउ व्हाट सर, PM बराबर स्मॉल m बाई v, क्या हो गया, मास ऑफ द सैंपल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सर डेंसिटी को D लिख रखा RT। गॉट इट सर, D बाई P, क्योंकि डेंसिटी बाय प्रेशर निकलवाना चाह रहे थे ना सर, तो M/RT। देखो मैंने कोई याद नहीं किया कि क्या डेंसिटी का रिलेशन होता है, हमेशा PV इज इक्वल टू एनआरटी से फिर से देखो, फिर दोबारा एक और फायदा हो गया। मच्छर भैया चले जाओ कहीं, नहीं मारना चाहते हम आपको, ठीक है। इधर देखो, आप मेरी बात समझ पा रहे हो, आप मेरी बात समझ पा रहे हो, ठीक है। अब समझो मेरी बात, देखो ये हो गया डेंसिटी बाय प्रेशर बराबर M/RT टाइप का हो गया। अब कुल मिलाकर सर, लेकिन इस बार क्वेश्चन ने तो बोला कि डेंसिटी बाय प्रेशर x के बराबर है, इसका मतलब सर कहीं ना कहीं M/RT बराबर, क्योंकि डेंसिटी बाय प्रेशर आपका ये आया था, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x के बराबर है। तो कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि M/RT की वैल्यू मुझे मिल गई है, कितनी है, x है। थोड़ी देर के लिए से रख रहा हूं, आप देखो समझ में आ जाएगा क्या कर रहे हैं हम। सेम काम हम नीचे करते हैं। अब आप एक बारी में सोचो, अगर दूसरे वाले केस में क्या बदला, सिर्फ टेम्परेचर तो बदला, क्योंकि मोलर मास वगैरह सेम है, R कांस्टेंट बदलेगा नहीं, यानी दूसरे केस में सिर्फ क्या हो जाएगा, M तो M रहेगा, R रहेगा, T सर T से T डैश हो जाएगा। तो आपको वैल्यू बतानी होगी कितनी है इस पर्टिकुलर चीज की, यही तो बताना है। क्योंकि देखो मेरी बात को समझना, डेंसिटी बाय प्रेशर का रेशियो कितना है,
m बाई आर टी ना, तो सर यहाँ पे भी क्या आएगा, m आएगा, r आएगा, t के प्लेस पे t डैश आएगा। तो अल्टीमेटली इस ये मतलब हमें ये निकालना है। और ये क्या हम निकाल सकते हैं सर, देखो आप ध्यान से समझो, क्या हमारे पास m बाई आर की वैल्यू गिवन है सर, हाँ x इंटू टी है। अगर आप समझोगे, छोटा सा मैनिपुलेशन कर रहा हूं यार मैं यहाँ पे, आप देखो m बाई आर को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, x इंटू टी और नीचे बच गया टी डैश। असल में काम हो चुका है खत्म, क्योंकि टी क्या है, जो पहले टेम्परेचर था जो कि इतना है, टी डैश क्या है, जो बाद का टेम्परेचर है। यानी सर मेरा आंसर आ रहा है x इंटू टी कितना है सर, टी पहले जो था 283, टी है ना, हाँ 283, ठीक है, और बाद में कितना है सर 383, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आएगा। ऐसे ही कुछ मुझे ऑप्शन बी नजर आ रहा है, ठीक है, मुझे ऑप्शन बी नजर आ रहा है 283 डिवाइडेड बाय 383x। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हुई होगी, इजी क्वेश्चन है। आपने प्लीज खुले दिमाग से सोचना, मैं ना पता नहीं क्यों, देखो वैसे तो चीजें सिंपल है, मैं अगर मान के चलूँ कि आप बहुत अच्छे से मतलब आप करते रहते हो ऐसे कैलकुलेशन, तो आपको तो खैर इजी लगेगा, लेकिन मैं ऐसा सोच के चल रहा हूँ यार, कोई पहली बार देख रहा होगा उसको ऐसा, तो मेरी बात का यकीन करो माय डियर, पहली बार अगर ऐसा देख रहे हो ना चीजें, चिंता मत करो, इनको धीरे धीरे इनके साथ सीखो चीजों को। एक भी चीज आई स्वेयर गलत नहीं है, मतलब मैं ऐसी कुछ चीज नहीं है कि जो रट के बोल रहा हूँ आपसे, सारी चीजें दिख रही हैं जो दिख रही है। कहीं कोई एरर वगैरह हो जाते होंगे वो ऊपर नीचे करने में, बाई चांस अगर होते होंगे पूरे सेशन में, आप उसे अपने अकॉर्डिंगली देख लेना, ठीक है। अदरवाइज जो चीजें मैं बता रहा हूँ आपको बहुत प्रमाणिक है, सारी की सारी चीजें, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं हम, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक बार ना खुले दिमाग से सोचो कि आप होते तो आप क्या करते। मैथ्स की क्या बात है ना कि जरूरी नहीं आप स्टेप ऐसे करो, कोई ऐसे करना पसंद करता है, कोई वैसे, आपको जैसे पसंद आ रहा है वैसे करो। बस हिंट लो मेरी बातों से, मेरी बातों का सिर्फ हिंट लो कि इन्होंने ये किया, रटो मत मेरी बातों को जो मैंने मेथड बताए, क्योंकि मैंने भी कोई बुक से लिटरली नहीं देखे हुए, मैंने अपने इंडिविजुअल मेथड्स हैं। नो डाउट मैंने क्वेश्चन कराने से पहले करके आया हूँ प्रैक्टिस करके कौन कौन से क्वेश्चन है, लेकिन इनमें से मोस्टली क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने फर्स्ट टाइम में किए हैं, कुछों पे जरूरत पड़ती है मुझे बुक में देखने की कि सॉल्यूशन किस तरीके का होगा। बता देता हूँ आपको बिहाइंड द सीन, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर 5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट प्रेशर P एंड टेम्परेचर T व्हेन ऑक्यूपाइंग, अच्छा क्वेश्चन है, वॉल्यूम बी बी, द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर 5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट प्रेशर P, इक्वेशन बतानी है। तो सर वही पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, वो तो ठीक है सर, इतनी जल्दीबाजी क्या पड़ी हुई है आपको सर, क्योंकि ना क्वेश्चन बहुत ईजी है सर, इसलिए रहा नहीं जा रहा, क्योंकि बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के सैंपल की बात की जा रही है, आपने 5 ग्राम का सैंपल लिया, समझ रहे हो सर, ये स्मॉल एम एस का मतलब। अब क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है 16 दूनी 32, तो आपको बिना बोले पता है कि ये 32 ग्राम होगा इसका मोलर मास, शायद आप मेरी बात समझ रहे होंगे। और क्या, एट प्रेशर P टेम्परेचर T व्हेन ऑक्यूपाइंग वॉल्यूम V, सर पूरी कहानी में P गिवन है, V गिवन है, T गिवन है, R गिवन है, N, सर N पे गेम खेलना जा रहे थे सर, N तो होता है M बाय कैपिटल M इंटू आर टी, ठीक है। तो उसके अलावा सर PV बराबर सर M तो हो गया 5 डिवाइडेड बाय 32 RT। कितना इजी क्वेश्चन है सर, यही आंसर जो भी है ऑप्शन बी, मुझे ऑप्शन ए नजर आ रहा है, एक बारी में देख लो ऑप्शन ए राइट आंसर। जल्दीबाजी मत क्या करो, कभी देखा करो ध्यान से, जब जितने ज़्यादा मॉक वगैरह करोगे ना क्वेश्चन प्रैक्टिस, उतने ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि कई बार गलतियाँ कैसे होती है। फिलहाल तो ऐसा लग नहीं रहा यहाँ पे हुई है, लेकिन बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या खेल सकते थे, वो यहाँ पे उन्होंने एन का ये फॉर्मूला यूज किया, क्या वो चाहते तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते थे, कर सकते हैं, उनका जब मन करेगा वो तब यूज कर लेंगे, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में ये वाला यूज करना ज्यादा ठीक रहता है कंफर्टेबल, लेकिन उनका मन कर गया तो वो ये भी यूज करवा सकते हैं। तो आपको दो फॉर्मूले अच्छे से समझ में आते हैं, ठीक है। आगे बढ़े सर, और कुछ है आपके पास, द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ वांडर वॉल। देखो इसका ना, ये मैं आपको क्वेश्चन पहले बताता हूँ, इसको थोड़ा हाईलाइट करना है, क्वेश्चन आने के ना चांसेस रहते हैं, कभी भी पूछा जा सकता है आपसे। इस क्वेश्चन का डायरेक्टली हो सके तो याद करो, अदरवाइज जो डिटेल क्लासेस होती है उसमें इसका डेरिवेशन बताया जाता है, मुझे नहीं लगता उतने मैथ्स की जरूरत हमें यहाँ पर पड़ेगी। देखो असल में क्या होता है, पीवीसी और एनआरटी ठीक है, लेकिन ये होती है आइडियल गैस, उसके बाद रियल गैस के लिए हम काम करते हैं, फिर रियल गैस के लिए हम कुछ थोड़ा बोलते हैं कि प्रेशर में कुछ जोड़ दो, वॉल्यूम में से कुछ घटा दो, वगैरह वगैरह, उस पर मैं नहीं जा रहा। सिंपल मैं आपको बोल रहा हूँ, इतना समझ लो कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। एक बात, क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है, वो एक टेम्परेचर है मैक्सिमम जिसके ऊपर आपकी गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती। आप मेरी बात समझ पा रहे हो, जैसे ना आपने पानी को, बर्फ को गर्म किया, पानी बना, पानी को गर्म किया, गैस बनी, ऐसा ही होता है, क्योंकि उनके बीच में मॉलिक्यूलर स्पेस बड़ा होता रहता है। अब उल्टा करो, पानी को ठंडा करो, बर्फ बनेगी, ऐसी गैस को ठंडा करोगे तो क्या बनेगा, पानी बनेगा, समझ रहे हो मेरी बात को। हाँ, तो गैस को ठंडा करके पानी बनता है, लेकिन हमने एक बार अपनी गैस को इतना गर्म कर दिया, इतना गर्म कर दिया, गैस इतनी गर्म हो गई, इतनी गर्म हो गई, इतनी गर्म हो गई, इतनी फैल गई, इतनी दूर दूर हो गई, भैया वो बोल रही अब आप मेरे पे ट्राई करना जरा कुछ ठंडा करने की, मैं आऊंगी नहीं अपने स्टेट में वापस, मैं गैस लिक्विफाई हो ही नहीं पाऊंगी, ले भाई अब कर ले जो करना है, समझ रहे हो। आपने इतनी उसके साथ हद कर दिया, आपने उसे इतना गर्म कर करके उसको इतना ज़्यादा रेयर बना दिया, इतना उसको छितरा दिया कि गैस बोल लिया भैया कभी नहीं जुड़ पाऊंगी वापस, यानी कभी भी अब मैं लिक्विफाई नहीं हो पाऊंगी, मतलब वो टेम्परेचर की जो लिमिट क्रॉस करते हैं उसको कहते हैं आप क्रिटिकल टेम्परेचर। तो आपको ना कुछ याद नहीं रखना, उस क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू अगर आप हो सके तो याद रखना, मैं आपको याद करना सिखाता हूँ। देखो 27 बार ऐसे याद रख लो अगर आपको याद रखना है,
बार ऐसे याद करवा रहा हूँ, अदरवाइज आरबी वगैरह ऐसे याद रखना, ठीक है। कुल मिला के ए ऊपर रहेगा, बी नीचे रहेगा, बड़ा टर्म छोटा टर्म ऊपर रहेगा, बड़ा टर्म नीचे रहेगा, ऐसे करके ध्यान रख लो, क्योंकि फंसाने वाले आपको उल्टा उल्टा फंसा सकते हैं। जैसे इसको ऐसे ना फंसाया तो हाँ, इसको ऐसे ना फंसाने की कोशिश हुई है। देखो अगर आप ऑब्जर्व करोगे, इसको ऐसे ना फंसाने की कोशिश हुई है, क्योंकि दोनों में जस्ट उल्टा रिलेशन। अगर आपने पढ़ा ढंग से नहीं होगा तो गलत कर दोगे। इसमें सीधे करना है और क्लिक करके आना है। इसका प्रॉपर बनना डेरिवेशन है, समझ में आता है वहाँ से, लेकिन अब इसकी रिक्वायरमेंट मुझे नहीं लगता है, डिटेल लेक्चर में हम देख सकते हैं। 3 containers of the same volume contain 3 different gases. The masses of the molecules are m1, m2. The number of molecules कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा लॉ है ये। एनसीईआरटी का एक लाइन का सिंपल सा है। डाल्टन का एक लॉ है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जो सिर्फ इतना कहता है कि जो गैस होती है उसमें जो टोटल प्रेशर एग्जर्ट होता है उसकी वॉल्स पे, वो सभी के सभी जो मॉलिक्यूल्स मौजूद है वो छोटा छोटा जो अपना प्रेशर लगा रहे हैं पार्शियल प्रेशर, उन सब का एडिशन होता है। यानी कि पहली गैस ने मॉलिक्यूल ने लगाया, दूसरी ने लगाया, अभी 3 ही मॉलिक्यूल ले रखे, तो इस तरीके से 3 के द्वारा लगा हुआ पार्शियल प्रेशर के इक्वल होगा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसमें कुछ कहने जैसी बात ही नहीं है, कोई इसका प्रूविंग वगैरह कुछ नहीं है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। देखो, टेम्परेचर ऑफ गैस इज -50 डिग्री सेंटीग्रेड। टू व्हाट टेम्परेचर द गैस शुड बी हीटेड सो दैट द आरएमएस स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स। अब सर आरएमएस स्पीड का क्वेश्चन आ गया। अब एक नया कॉन्सेप्ट यहां से खुल रहा है, कोशिश करेंगे कि इस चीज को आराम से जरा समझने की कोशिश करेंगे जो मैं बता रहा हूं। देखो, एक हल्का सा कॉन्सेप्ट आता है, इससे पूरी कहानी खुल जाती है। इसे कहते हैं प्रेशर एनर्जी कहते हैं जनरली। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं इसे डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। देखो समझो बात को, इसमें से बहुत सारे फॉर्मूले निकलते हैं, मतलब बहुत सारे फॉर्मूले, हद फॉर्मूले निकलते हैं। आपके पास कोई कंटेनर है ना, इस कंटेनर में आपके पास गैस मॉलिक्यूल्स है, मतलब कुल मिला के कंटेनर के अंदर जब आप गैस भरते हो आपको तो लगता है शांति चल रही है, अंदर कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अंदर चल रही होती है तूफानी गति से अपनी गैसेस। जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं, कोई कहीं धक्का मार रहा, कोई इस वॉल को धक्का मार रहा, कोई उस वॉल को धक्का मार रहा, कोई उधर मार रहा, फिर आपस में टकरा रहे मॉलिक्यूल्स वगैरह, इस तरह की चीजें यहाँ पर होती रहती हैं, ठीक है, गैस में। तो कुल मिलाकर के ये जो गैस, सारी गैसों का अगर हम प्रेशर मिला दें, यानी कि एक गैस ने पी ए, एक ने पी बी, इन सारी गैसों के मॉलिक्यूल्स का हम प्रेशर को काउंट करें तो उस टोटल प्रेशर को हम कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक अच्छा सा डेरिवेशन इसका होता है, उससे हमारे पास ये फॉर्मूला निकलता है। उस पर जाने की भी जरूरत नहीं है, मैंने डिटेल में कराया वो वैसे, लेकिन जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपसे चाहूंगा, हो सकेगा तो आप इस फॉर्मूले को याद कर लो। इसका डेरिवेशन इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि कंपेरेटिवली लेंथी पड़ जाएगा, अलग से देखना है तो देख लो, लेकिन इसको इसलिए याद करवा रहा हूं क्योंकि इससे बहुत सारे फॉर्मूले खुल जाते हैं आगे के लिए, और मुझे लगता बहुत मुश्किल है। 1/3 रो वी स्क्वायर, जैसे 1/2 mv स्क्वायर टाइप का होता है ना, उस टाइप पे 1/3 है। रो मतलब डेंसिटी है। अब सुनो यहां से क्या क्या करामाते होंगे हमारे साथ, सुनो। इस चीज को आप लिख सकते हो प्रेशर बराबर 1/3 मास ऑफ द सिस्टम वॉल्यूम डिवाइडेड बाय VRMS का होल स्क्वायर। इस तरह की चीज आप इसको बोल सकते हो इफ यू वांट। अब सवाल ये है सर, ये स्मॉल m कौन है? सर स्मॉल m आपके पास कुछ नहीं है, बल्कि एक, देखो इवन मैं कहना चाहूंगा, अगर एक मॉलिक्यूल का मास m है, समझना जरा, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल इसमें H2O के वाटर मॉलिक्यूल है, कोई गैस है, फॉर एग्जांपल O2 गैस है। O2 समझते हो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स भरे पड़े हुए हैं। एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का मास अगर स्मॉल m है, फॉर एग्जाम्पल एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का मास स्मॉल m है, तो मुझे वो बताओ, यहां सैंपल में मैं क्या मानूंगा, इन जनरल क्या मानूंगा सर, n मॉलिक्यूल्स होंगे। क्या मानूंगा, जनरली क्या मान लूंगा कि सर n मॉलिक्यूल्स है, मान लेते हैं यहाँ पे n मॉलिक्यूल्स है। इन जनरल एक मॉलिक्यूल का मास सर स्मॉल m है, एक मॉलिक्यूल का, तो टोटल जो मास होगा सैंपल का, शुड आई से कि वो इतना होना चाहिए सर, और डिवाइडेड बाय मेरे पास टोटल वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। गैस का मास कितना होगा, एक मॉलिक्यूल का मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, बस हो गया सर। अब यहीं से आगे बढ़ के मैं आपको कुछ चीजें दिखा रहा हूँ, ठीक है। पहली चीज मैंने आपको बोला हो सके तो याद रखो, दूसरी चीज हम आगे बढ़ रहे हैं। VRS मतलब ऑलमोस्ट मान लो कि आप एक तरह की एवरेज टाइप की वैल्यू वेलोसिटी की, जबकि एवरेज नहीं है, एवरेज अलग होती है, लेकिन फिर भी आप ऐसा मान सकते हो, जैसे आपने कभी अल्टरनेटिंग करंट वगैरह में पढ़ा होगा। अब देखो इतना समझ में आया सर, अगर मैं एक काम करूं बहुत छोटा सा, मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दूं, देखो समझो बात को, m ये है, VR²MS वगैरह ये है। सर ये क्या मजाक कर रहे हैं आप, n कहाँ गया आपका, सर ये v कहाँ गया आपका, लिख रहा हूँ यार, ठंडे रखो भाई, क्या हो गया, लिख दिया मैंने। सर मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत कि सर असल में आपने मल्टीप्लाई तो किया, लेकिन आपने गेम खेल दिया है, क्योंकि हाफ mv² टाइप की जो चीज बनी है, दिस इज काइंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी किसकी, सिंगल मॉलिक्यूल की। क्यों, क्योंकि मैंने बोला है सिंगल मॉलिक्यूल का मास क्या है, स्मॉल m। ध्यान से समझने की हो रही है, वो जब मैं कहूंगा सैंपल का मास है स्मॉल m, वो तब की बातें अलग, जहां जहां रहेंगी। बातों को समझो, उनके नंबर नाम पे मत जाओ, उनका काम समझो, इंपॉर्टेंट। तो कुल मिलाकर के सर ले दे करके बात यह है कि हमारे पास एक काइनेटिक एनर्जी निकली है, और मैं कह सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी पर एक सिंगल मॉलिक्यूल की है। यानी अगर इसका मास स्मॉल m है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ m और VRMS का स्क्वायर, यानी इसकी जो एक तरह की एवरेज वेलोसिटी, हमने सबकी वेलोसिटी मान रखी है VRMS है, जितने मॉलिक्यूल भाग रहे हैं।
आपको क्लियरिटी के साथ थोड़ा बहुत समझ में तो आ रहा होगा सर, थोड़ा तो आ रहा है सर, ज़्यादा भले ही ना आ रहा हो। क्या मैं बोल सकता हूँ सर PV उधर चले गया और ये 3 ऊपर चले गया, 2 इधर चले गया। एक मिनट वेट प्लीज़ वेट। ये हो गया सर 3/2 PV और यहाँ पे हो गया सर कैपिटल N काइनेटिक एनर्जी। अब एक काम करते हैं सर, एक काम कर सकते हैं क्या हम सर, क्या सर हम जानते हैं कि PV बराबर क्या होता है सर, NRT होता है सर, होता है बिल्कुल होता है सर। PV बराबर N कैपिटल N अपॉन एवोगैड्रो नंबर RT, स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको। तो सर उस हिसाब से इफ समवन इज ट्राइंग टू से कि PV अपॉन कैपिटल N बराबर 1/NA इंटू RT टाइप का कह सकते हैं क्या, जस्ट आस्किंग, क्या हम ऐसा कह सकते हैं सर? कह लो। अब आपका बोर्ड आपके हाथ में, पेन सब कुछ आपके हाथ में, वीडियो आप ही बना रहे, कह लो यार, आप ही कह लो। ठीक है, देखो P बराबर यहाँ हो गया, इस लाइन के ऊपर की बात देखो, ठीक है, इस लाइन के डायरेक्ट ऊपर हम जा रहे हैं कि अब हम क्या और कर सकते हैं, जरा समझ रहे हैं सर। एक मिनट प्लीज़ वेट। ठीक है, 3 उधर चले गया, 2 इधर आ गया, P के साथ V चले गया, ऊपर अपॉन में N आ गया, बराबर हमारे पास काइंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी टाइप की हमारे पास चीज़ आ गई। इफ़ यू वांट देन यू कैन से PV अपॉन N बराबर हो गया सर RT अपॉन NA बराबर काइनेटिक एनर्जी। गॉट इट? अगर आप भूले ना हो, पता नहीं यार आप लोग भूल जाते हो कभी कभी जल्दी से, R अपॉन NA कुछ और नहीं है, एवोगैड्रो R कुछ, प्लीज जाके देख लो स्लाइड में, R अपॉन NA यहाँ कोने में लिखा था मैंने, एक चीज़ दोबारा लिख देता हूँ कोने में, R अपॉन NA याद करो क्या लिखा था, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, टेंशन नहीं लेना क्या है, बोल्ट्जमान नाम के साइंटिस्ट के नाम पे कांस्टेंट का नाम रख दिया सर। ये हो गया KB और ये हो गया T और ये हो गया सर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो कुल मिला के 3/2, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको देखो डिराइव कराई, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं इसको भी बोल सकता था कि आप कर लो डायरेक्टली, लेकिन मैंने इसको कराया आपको क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि कई बार आप उलझोगे स्मॉल m क्या है ये क्या, लेकिन अगर आपको डेरिवेशन आएगा बार बार सुलझ जाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट बता क्या सर, आपसे कभी कोई बोले ना कि ये मॉलिक्यूल भाग रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कुछ मत बोलना सर 3/2 KBT, मतलब आपने कितना आसान कर दिया चीज़ों को, समझो। KB तो नोन है ना सर, एक कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, दुनिया जग जानती है इसके बारे में कि क्या इसकी वैल्यू 10⁻⁻23 के ऑर्डर की, दुनिया जानती है भैया। R को दुनिया जानती है, NA को दुनिया जानती है, डिवाइड करना नहीं दुनिया जानती क्या, तो जानती है। KB बिल्कुल नोन है। पूरी कहानी सिर्फ डिपेंड होगी टेम्परेचर पे। क्या कह रहा है ये कह रहा है सर आपकी गैस का जो काइनेटिक एनर्जी है ना, वो टोटली डिपेंड करती है आपकी टेम्परेचर पे। जितना ज़्यादा आपने अपने कमरे में लाके आपने कुछ नहीं किया, खाली डब्बे को लाकर रख दिया, ढक्कन लगा दिया अंदर से, उसके अंदर गैस मॉलिक्यूल भाग रहे हैं, आपको पता भी नहीं। जैसे जैसे गर्मी का मौसम आता है, दिसंबर के मौसम से जून का मौसम जब आता है, उसके अंदर की गैस मॉलिक्यूल की गति बहुत तेज बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बहुत तेज बढ़ जाती है, आपको हवा ही लग रही, बताओ अंदर क्या क्या कारनामे हो रहे हैं। ठंडियों में वो सुस्त हो जाते हैं, गर्मियों में वो भागते हैं भाई, ले दनादन दे दनादन, इन्फिनिट स्पीड से भागते हैं। तो कुल मिला के टोटली इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ा दो आप जहाँ पे गैस को रखा हुआ, ऑटोमेटिकली उनकी स्पीडें बढ़ जाएंगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। सीधे समझ में आ गया। आपसे बहुत फेमस क्वेश्चन हो गया कि जो भी गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो स्पीड होती है किस पे डिपेंड करती है, सो टोटली डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर। समझ लो अब यहाँ से कई बार आपके साथ गेम खेला जा सकता है। क्या सर इतना तो खेल ही चुके हो और खेल लो। देखो यार मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। डिस्कशन इंपॉर्टेंट है यार, डिस्कशन इंपॉर्टेंट है, वरना बुक्स हमारे पास पड़ी हुई है, बहुत कुछ चीज़ें हमारे पास करने के लिए, लेकिन फिर भी नहीं आता इसलिए क्योंकि इंटरेस्ट नहीं आता। इंटरेस्ट नहीं आएगा ना यार जब तक तरीके से नहीं पढ़ोगे। अभी शायद थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। देखो कुल मिला के ना, अगर आप बुरा ना मानो तो यार, कभी कभी मान जाते हो आप। देखो अगर आप समझो सर 3/2 ठीक है, KB ठीक है सर, T ठीक है सर, वो 2 को भी इधर ले आओ, ठीक है सर, M को भी इधर ले आओ। असल में मैंने ना सब कुछ को इधर ले आया, बस V² को वहाँ रहने दिया, 2 से 2 भी कटवा लो। तो 3KBT डिवाइडेड बाई M टाइप का कुछ ना कुछ तो आया सर, VRMS का स्क्वायर है। देखो ये स्मॉल m कांस्टेंट, अगर आप पर्टिकुलर सैंपल के लिए बात कर रहे हो, एक बॉक्स के अंदर डब्बे के अंदर आपके ऑक्सीजन बंद है, तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का मास बदलता होना रहेगा। जो भी आपने एक मॉलिक्यूल का मास माना हुआ ऑक्सीजन का, हम लोग जानते हैं फिक्स रहेगा। K भी कभी बदलेगा नहीं, बस T बदलेगा, 3 कभी बदलेगा नहीं। तो अगर आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को, पता नहीं आप समझ भी पाओगे नहीं पाओगे। क्या मैं कह सकता हूँ सर ये चीज़ हो गई, बहुत भयंकर चीज़ मैंने बोल दी, बहुत भयंकर चीज़, क्योंकि बाकी सब कांस्टेंट हो गया सर। मतलब मैं मेरे पास शब्द नहीं बचे सर इस चीज़ को कहने के लिए। अब क्या कहूँ मैं, इतना फेमस रिलेशन है। VRMS इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। हेलो, यानी क्या सर, हमने बोला टेम्परेचर बढ़ता है, वेलोसिटी बढ़ती है, उसकी VRMS बढ़ती है, इससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, ठीक है बहुत सुंदर। लेकिन क्वेश्चन पता है कैसे आएगा कि टेम्परेचर को आपने 25 डिग्री से 50 डिग्री सेंटीग्रेड किया, अब बताओ कि उसकी VRMS में क्या फर्क पड़ेगा। समझ रहे हो, आपने क्या किया, टेम्परेचर को 25 से 50 यानी दुगुना किया, तो VRMS √2 टाइम्स होगी, ना कि VRMS भी दोगुनी हो जाएगी। VRMS दोगुनी नहीं होगी,
फॉर एग्जाम्पल आपने टेम्परेचर को 4 गुना किया, जैसे ही आप टेम्परेचर को 4 गुना करोगे 4t, तो 4 बाहर के रूट में 2 हो जाएगा, तो वेलोसिटी 2 टाइम्स होगी। समझ, काइनेटिक एनर्जी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर मैंने कहीं लिखा है, वैसे आप समझ रहे होंगे, काइनेटिक एनर्जी के साथ तो उसका रिलेशन डायरेक्ट है टेम्परेचर का, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है पूरी की पूरी, ये देखो ये काइनेटिक एनर्जी है और ये टेम्परेचर है पूरा, बाकी सब कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन वीआरएमएस और टी का रिलेशन देख लो, यहीं पे कैच बनता है। अब समझ रहे हो आप, मैं 33 ईयर्स नहीं करा रहा, मैं आपको पूरी पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, क्या खेल लेंगे आप, बस ये हो गया। आई थिंक आपको क्लैरिटी होगी सर सुपर वाली, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या था हमारे पास, ये अबे यार भाई यार क्या मजाक चल रहा है यार। द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज, चलो आ जाओ भाई, माइनस का 50 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे ही आपको इसे केल्विन में कन्वर्ट करना है, तुरंत से इसमें क्या जोड़ लो, 273, 303 हो गया, 27 में से 5 गया 22 हो गया, तो ये हो गया प्लस का केल्विन, 223 केल्विन। व्हाट टेम्परेचर द गैस शुड बी हीटेड सो दैट द आरएमएस स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स। अच्छा, तो सर कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास वी आर एम एस की, देखो मैं वी आर एम एस ना लिख के इस बार सिंपल वी भी लिख दे रहा हूँ, V1 V2 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। देखो हमने पीछे देखा कि सर V1 V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी होता है, ये तो हमें समझ में आया। मान लेते हैं पहले केस में V1 इज इक्वल टू के रूट टी था, कुछ भी था कांस्टेंट, के मतलब बोल्ट्जमान कांस्टेंट नहीं हो, पूरा कांस्टेंट जो कुछ था पीछे पड़ा हुआ। ऐसे ही सर V2 में K2 T1 कह लो इसे, और K टाइम्स T2। अभी K बदलेगा नहीं ना, कि कांस्टेंट था, आप देख लो वो बदलेगा नहीं सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि उसमें कौन कौन है, ऐसी बोल्ट्जमान वगैरह है। अब बोल रहे हैं सर कि हमें ना द आरएमएस स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम, फंसाने वाला क्वेश्चन है भाई ये। आरएमएस स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स, आरएमएस स्पीड 3 टाइम्स नहीं होगी, 3 टाइम्स से बड़ी है। जैसे सर मेरे पास कल 100 रुपए थे, आज मेरे पास जो करेंसी है ना, मेरे पास जो आज कैपिटल है वो मेरे पास 3 गुना बढ़ गया, तो मेरे पास कितना कैपिटल है सर, सोचो कितना है, 300? नहीं सर गलत हो जाएगा, यहीं पर गलत करवा देंगे आपसे एक क्वेश्चन। मेरे पास कल 100 रुपए थे और मेरे पास कैपिटल आज 3 गुना से बढ़ चुका है, तो सर मेरे पास 400 रुपए है, क्योंकि कल मेरे पास 100 रुपए थे, उसका 3 गुना यानी कि 300 रुपए से बढ़ गया है, यानी कि 100 में 300 ऐड करके सर आज मेरे पास कैपिटल 400 का है। यही छोटी सी चीज होती है, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी उलझा देते हैं वो आपको, कभी कभी वो देखते हैं कि आपके अंदर का लिटरेचर पढ़ने वाला साहित्यकार कहाँ छुपा हुआ, जो भाषाओं को पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता, बस इतना सही है गेम, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर आप मेरी बात को समझो तो V2 इज नथिंग बट 3 टाइम्स बड़ा, यानी कि कहने का मतलब है इट्स बेसिकली 4 टाइम्स ऑफ V1। आप समझो, क्योंकि V1 का 3 टाइम्स कितना होगा, 3V1, तो पहले V1 था उसका 3V1 बढ़ गया, तो 3V1 और V1 अभी 4 समझ गए यार अब, ठीक है। तो कुल मिला के V1 बराबर हो गया K रूट T1 था, तो अब V2 के प्लेस पर आई कैन सिंपली से 4V1 बराबर K रूट T2। नाउ इफ यू आर डिवाइडिंग बोथ ऑफ देम 1/4 के कट गया रूट T1/T2 हेलो सर 1/16 इफ आई एम T1/T2 स्क्वायरिंग बोथ ऑफ दी साइड्स, और T1 चलो T2 निकाल दो, T2 मुझे टेम्परेचर बताना है ना, एक्चुअली टेम्परेचर हो गया सर T2 बराबर T1 × 16, सो T1 कितना था सर मेरे पास, T1 सर मेरे पास 223 था, ये हो गया 16। अब अपने वो दिखाओ, 16 3 48, 16 दूनी 32 4 36, 16 दूनी 32 3 33 34 35, ऐसा है क्या, ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा सर यार, गलत बताते हो क्या यार, है सर ऐसा है क्या, अभी चेक कर लेते हैं सर, अभी चेक कर लेते हैं सर, ऐसा कैसे, आपको टीचर किसने बनाया पहले तो ये बता दो आप। सही करा हुआ क्या, स्क्वायर दोनों तरफ हुआ, T1 T2 कट गया, इस तरफ हुआ, ठीक है, और T2 बराबर T1 × 16, T1 × 16, और T1 कितना था 23 था, 223, एक मिनट लेट मी डू इट अगेन, 223 मल्टीप्लाई 16 32 48, 4 बचा, 16 दूनी 32, 32 और 4 36, 16 दूनी 32 33 34 35, भाई यार ये तो कहीं दिख ही नहीं ना मुझे, हाँ ये मुझे कहीं नज़र ही नहीं आ रहा, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा। द टेम्परेचर ऑफ गैस इज -50 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ सही किया था मैंने, 3 में से 0 के 3, 27 में से 5 गया 22, ये भी ठीक था, 22 5 27, ठीक है। एक मिनट मुझे थोड़ा सा फटाफट से दोबारा से एक बार करने दो। द टेम्परेचर ऑफ गैस इज इतना, टू व्हाट टेम्परेचर द गैस शुड बी हीटेड सो दैट द आरएमएस स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स। मैंने सही सोचा, गलत तो नहीं सोचा, नहीं सर गलत नहीं सोचा। 1/4 रूट T1 T2, ठीक है, स्क्वायर किया T1/T2, ये भी ठीक है, अभी रिसेंट क्वेश्चन है यार 2023 का। और उसके बाद T2 बराबर T1 × 16, 16 दिया 45 32 4 36, 16 दूनी 32 33 34, पता नहीं यार, आई एम इन अ फिक्स, आप कोशिश करो एक बार इसे देख लेना, ठीक है। मैं खुद शॉक्ड हूँ कि ये क्यों नहीं हो पा रहा।
स्टूडेंट्स हमारा जो रिज़ल्ट आया हुआ है ये यहाँ पर अगर हम देखें 3568 केल्विन जो आ रखा है, अगर हम उसे डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर दें तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। उसके लिए हमें 273 माइनस करना होगा, इससे हमारा रिजल्ट 3295 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ गैस फिल्ड इन अ कंटेनर वुड लीड टू डिक्रीज इन, देखो जब भी आप कभी इंक्रीज करोगे टेम्परेचर, अभी जस्ट हम सर देख के आए पीछे कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ध्यान से समझो, और वी आर एम एस का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, यानी वी आर एम एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। ये सिर्फ रिवीजन के पर्पज से कराया, अभी हमारे लिए काम का सिर्फ ये है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने पे सर क्या होगा, इंक्रीज करेगी काइनेटिक एनर्जी अगर आप क्या करते हो, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, सिंपल है। At what temperature will the RMS speed of oxygen molecules become just sufficient for escaping from the Earth's atmosphere? देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इसमें हल्का सा ग्रेविटेशनल फोर्स हम पढ़ते हैं, उसमें एस्केप वेलोसिटी वगैरह चलता है, हम जानते हैं 11.2 किलोमीटर पर सेकंड एस्केप वेलोसिटी की स्पीड होती है, किलोमीटर पर सेकंड होती है एस्केप वेलोसिटी, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी। यानी इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि 11.2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड, क्योंकि हम मीटर पर सेकंड में नापते हैं ना वेलोसिटी को जनरली, इसलिए एस्केप वेलोसिटी हमने निकाल दी है, कुछ इतनी है। यानी अगर आप जानना चाहो तो आप 11 2 उसके पीछे 1 2 3 जीरो लगा दो, और कहीं ना कहीं 11 200 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, यानी एस्केप वेलोसिटी हमारी इतनी है। तो कुल मिलाकर हाँ, एट व्हाट टेम्परेचर विल द आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब देखो हमने पढ़ा हुआ आगे आरएमएस स्पीड जो होती है इट इज समथिंग लाइक k√t टाइप की होती है, इस टाइप की कुछ होती है, और मुझे लगता है हमें एक बार स्टार्टिंग से ही इसे शायद कवर करना पड़ेगा। देखो इधर हमें क्या पता है सर, हमें पता है कि हाफ एम वी स्क्वायर आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 kBT। देखो पीछे जाके फॉर्मूले में ये बिल्कुल याद रहना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी इक्वल 3/2 kBT। kB क्या है यहाँ पर, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो कुल मिला के सर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी वगैरह वगैरह है, और हमें इस बार करना क्या है, हमें बताना है कि एट व्हाट टेम्परेचर विल द आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बिकम जस्ट सफिशिएंट फॉर एस्केपिंग फ्रॉम द अर्थ एटमॉस्फेयर। यानी ये आरएमएस हमारा जस्ट सफिशिएंट टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ सरफेस, यानी देखो यानी आरएमएस वगैरह बराबर हमारे पास हो जाएगा सर 3/2 kBT। 2 तो 2 से सिंपल कर सकता है ना, एक मिनट, बस हो गया काम। मैं एक्चुअली ना एक फॉर्मूला और बताना चाह रहा था आपको, लेकिन अब मैं कंफ्यूज नहीं करूँगा आपको, इसलिए वहीं से करवाता हूँ जो मैंने आपको भी करवाया, वरना एक और फॉर्मूले से हम यहाँ काम करवा सकते थे। फिलहाल कोई बात नहीं, सही है, 3 kBT डिवाइडेड बाई m, ये आ गया। अब कुल मिला के ये बोल रहे हैं कि हम अपनी हमें टेम्परेचर क्या क्या क्वेश्चन है, हाँ हमें टेम्परेचर क्या रखना चाहिए कि हमारा VRMS जो हो जाए इट विल बी इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी, यही तो मतलब है इसका। तो एस्केप वेलोसिटी के बराबर हो जाने का मतलब सर इतना हुआ कि एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू है 11200 किलोमीटर पर सेकंड। तो अभी अगर वो उतना हो जाएगा तो यहाँ स्क्वायर करना पड़ेगा 3/m। m क्या सर, ये m आप फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूले में कौन था m, सिंगल मॉलिक्यूल का मास। यहाँ पे किस मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास गिवन है क्वेश्चन में 2.76 इंटू 10⁻⁻26। हेलो, रख दिया। बोल्ट्जमान कांस्टेंट सर गिवन है क्वेश्चन में, देखो मैंने कहा था ना आपको कांस्टेंट गिवन होता है 10⁻⁻23। क्या होता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, R/n है, ठीक है। और सर टी तो हमें निकालना है सर, बस हो तो गया काम। एक सिंपल सा कैलकुलेशन आई थिंक आप कर लोगे, लेकिन देख लेता हूँ जहाँ तक हो पाएगा मैं करवा देता हूँ। देखो 3 अठे कितना हो गया, यहाँ पे इसे लिख देता हूँ, 3 अठे हो गया 24 33 39 40 41, ठीक है। ये 4.14 इंटू 10⁻⁻23 और प्लस 26, हल्का फुल्का कर लेते हैं जहाँ तक हो पा रहा है, उसके बाद लगेगा कि नहीं हो रहा तो वो आपके लिए छोड़ दूंगा काम, ठीक है। कुछ तो फायदा ले ऑनलाइन क्लास का, बोलने वाला कोई नहीं है ना भाई यार, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहाँ 11200 कुछ बचा हुआ, यहाँ पे टी बचा हुआ, ये भूले ना, ठीक है। तो क्या इन दोनों में कुछ कैलकुलेशन वगैरह हो सकता है सर, पहले 2 से ही काट लें क्या, 3 से कट रहा है, 2 से काट लो, ठीक है। फिर और किसी से कट रहा है 3 से, हाँ 3 के 18 3 27 और 3 चौको 12 और 1 गया 3 6 18, वेरी गुड यार। अरे भाई यार 23 3 69 23 दूनी 46, इससे सिंपल क्या होगा भाई यार, ऐसे कैलकुलेशन कभी मिल जाए तो मजा आ जाए यार, लाइव बन जाए। बराबर हो गया 11200 वगैरह वगैरह का स्क्वायर, ठीक है। और आप प्लीज़ यहाँ से आगे करने की कोशिश करना, क्योंकि 11200 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 और यहाँ पे 10⁻³ को करना बराबर टी। मुझे लगता है बहुत हैवी कैलकुलेशन है, अभी छोटा सा कैलकुलेशन है, आराम से कर सकते हो। 0 0 का अलग कर देना, 112 का स्क्वायर करना आसानी से हो सकता है, ट्रिक भी होती है 112 का स्क्वायर करने की। जो भी आंसर आएगा, मुझे जहाँ तक ख्याल है इसका आंसर ऑप्शन बी आ रहा है, आप एक बार चेक कर लेना, लेकिन प्रोसीजर शायद आपको समझ में आ गया होगा और आपको दिखा कि पूरी कहानी कहाँ से जुड़ के आ रही है जो हमने पीछे पढ़ा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और कुछ है सर आपके पास। द मॉलिक्यूल ऑफ अ गिवन मास, एक बार इसे देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। द मॉलिक्यूल ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस have RMS velocity of 200 meter per second at 27 degree centigrade.
व्हेन द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द गैसेस आर रिस्पेक्टिवली इतना इतना, द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इन द मीटर पर सेकंड। ठीक है, देखो द मॉलिक्यूल ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस हैव आरएमएस वेलोसिटी ऑफ 200। देखो पहले वाले में जो हमारे पास मैं आरएमएस को ना आरएमएस ना लिख के सिंपल वी लिख रहा हूँ, क्योंकि एक ही तरह की वेलोसिटी है, v1 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 200 मीटर पर सेकंड पहले केस में। और ये कब है सर? टेम्परेचर, क्योंकि आपको पता है वीआरएमएस टोटली टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और 27 डिग्री सेंटीग्रेड का दूसरे शब्दों में मतलब होता है सर 273, इस पे ऐड करोगे सीधे 300 हो जाएगा। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं सर, आप सही कह रहे हैं, 300 केल्विन। एंड 1 पॉइंट, अच्छा इस पर्टिकुलर केस में प्रेशर है इसका 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 atm। ठीक है, व्हेन द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द गैसेज आर रिस्पेक्टली। अच्छा, अब दूसरा केस क्या है कि V2 आपको बताना है शायद, और आपके पास क्या है कि टेम्परेचर आपका हो गया सर 127 डिग्री सेंटीग्रेड। 127 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब पुराने वाले में 100 और जोड़ दो, यानी 400 केल्विन। ठीक है, और इस समय आपका जो प्रेशर हो गया सर वो हो गया 0.05 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कम टाइप का हो गया कुछ। ठीक है, आरएमएस हो गया सर, आरएमएस स्पीड बतानी है हमें। क्या हम कुछ कर सकते हैं इस केस में सर? देखते हैं। देखो हमने क्या सीखा अभी तक, एक बार देखते हैं। मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, इधर देखते हैं। हमने देखा था सर कि हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, देखो हमने जो पढ़ा था, आई एम जस्ट राइटिंग दैट थिंग अगेन। हाफ एम वी, क्लियर करो प्लीज चीज़ों को, मैं इसलिए बार बार स्टार्टिंग से उठा रहा हूँ। 3/2 डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन मैं आपको बार बार स्टार्टिंग से उठा के दिखा रहा हूँ, ऐसा है। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे हाफ हो गया, हाफ हाफ कट गए। हमें सिर्फ देखना है कि कैसे करके वो लिंक करता है प्रेशर वगैरह के साथ। लेकिन हमारा नॉलेज तो कुछ और कहता है। हमारा नॉलेज तो कहता है सर वीआरएमएस तो डायरेक्टली ये होता है ना, सिंपल ये पहले केस में, और दूसरे केस में ये होगा सर। वो होता है केस है, मुझे मतलब ही नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हो? पीछे जाके देखो, अब हमने पीछे किया भी था। तो अगर मुझे V1/V2 निकालना हो तो मैं सिंपल बोल सकता हूँ T1/T2 हो गया। देखते हैं, तो कुल मिला के V1 क्या नोन है सर? हाँ, 200 मीटर पर सेकंड है। V2 क्या नोन है सर? वही तो निकालना है, इसीलिए तो आ रखे आपके पास। T1 कितना है? अगर आप इसे T1 कह लेते हो, इसे T2 कह लेते हो टाइप का, एक तरह से P1 V1 और V2। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ऊपर वाला सर 300 है और नीचे वाला सर 400 है सर। ये दोनों निपट लिया आपस में, तो यहाँ पे बचा सर √3 डिवाइडेड बाई 2 ओनली। ठीक है, मुझे लगता है हमारा आंसर यहीं पे आ गया। देखो V2 बराबर हो गया 2 × 200 डिवाइडेड बाई √3, 200 दूनी 400 बटे √3। भाई आंसर आ गया। कहाँ भाग रहे थे हम पीछे, इधर उधर हो गया, आंसर आ गया। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अब देखो क्यों हुआ है क्वेश्चन, क्योंकि ना आपको समझ होनी चाहिए। वो उन्होंने प्रेशर ऐसे ही दे दिया, क्या करोगे प्रेशर का? फंसाने के लिए। क्योंकि हमें पता है भाई वेलोसिटी में अगर चेंज हो रहा है, एक ही फैक्टर चेंज करवाएगा, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर। तो डायरेक्ट टेम्परेचर से रिलेशन करो। अगर हमने वो पीछे जो करामात किए हैं वो ना किए हो ना, तो हमें अजीब सा लगेगा करते समय। हम बोलेंगे यार क्या होगा नहीं होगा, प्रेशर यूटिलाइज करें। लेकिन बहुत सुपर क्लैरिटी है भाई, टेम्परेचर के अलावा किसी चीज पे डिपेंड करता नहीं। तभी तो देखो मैं यहाँ के रुक गया। मैं एग्जामिनेशन में कई बार पूछा सकता है, लेकिन ना मैं इसके थ्रू आपको कॉन्सेप्ट से एक बार रूबरू कराना चाह रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ध्यान से सुनना, सारी पीछे की कड़ियों को जोड़ रहा हूँ। पूरी कहानी में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो अपना फॉर्मूला है वो है सर प्रेशर एनर्जी का। प्रेशर एनर्जी होती है 1/3 ρV², और V मतलब है आरएमएस स्पीड। क्लियर है? अब एक एक बात समझना, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें होती है जो कभी कभी पेंच फंसता है इनसे। कई बार स्टूडेंट जो अच्छा समझने वाला है वो वहां पे फंसता है, उसे मजा नहीं आता, फिर वो याद कर लेता है चीजें। मैं चाहता हूं आप ऐसा ना करो, चीजों को समझो। एक चीज जो आप हो सके तो याद रखो वो ये है, इसका भी मैंने डेरिवेशन किया रहता है डिटेल लेक्चर में, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूं उसकी जरूरत नहीं है, यहां से आगे करते हैं काम। इसके बाद कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, बस ये ध्यान रखो। अब एक एक बात ध्यान से सुनते हुए चलना बहुत बारीकी से। 1/3 रो क्या है सर? मास अपॉन डेंसिटी। मास किसका? गैस का। गैस में अगर एक मॉलिक्यूल का मास, ध्यान से, एक मॉलिक्यूल का मास मैंने स्मॉल m बोला, और अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है तो क्या मेरे पास टोटल मास ऑफ द गैस आ गया? आ गया सर। क्या मैं टोटल गैस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, ऐसा आएगा? बिल्कुल सर, आपने सही किया हुआ, ये ऐसा होगा। एक काम करते हैं, 3PV उस पूरे को उठा के इधर ले आया, MNV RMS का स्क्वायर। गॉट इट सर? एक काम करता हूं, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर रहा हूं। क्या मैं कर सकता हूं सर? सर आपकी मर्जी यार, जो करना है करो। देखो चलो, नाराज मत हो यार। देखो सर, ये किया, n को बाहर ले लिया। अब यहां पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज यहां पे बोली जा रही है, कई बार हम इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं और यहीं से प्रॉब्लम होती है समझने में। मैं आपको खुद बताऊं, ये वीडियो में बना रहा था, 12-1 बज गया था जब मैं रात का मैंने चालू किया था वीडियो बनाना। अभी बज रहा 1:45 दिन का सुबह का, मतलब 12 घंटे लगभग हो गए। इस बीच में क्या हुआ कि मैंने एक जगह पे स्टक किया था, फिर मैं चाहता तो वहां से चल देता, आपको हवा भी नहीं लगती शायद, क्योंकि कई बार नहीं लगती हवा। मैंने खुद उसके बाद अगले दिन उठा, जब मैं, यानी कि आज के दिन सुबह से मैं लगा हुआ करने में, और मुझे अब जाकर वो चीज लगभग समझ में आई कि अच्छा ये पॉइंट था। मेरी आंखों से रह जा रहा था वो बार बार।
दिखाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो समझो इस बात को, ये क्या है सबसे पहले सर, ये काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन अच्छा रहेगा कि मैं उसके ऊपर बार लगाऊं, यहीं से अच्छी कहानी शुरू होती है हमारी। अब जब मैं काइनेटिक एनर्जी के ऊपर बार लगा रहा हूं, उसका एक ही मतलब है कि सर मैं सिंगल मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी पता करना चाह रहा हूं। मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा कोई कि भाई आपकी गैस ना कितना प्रेशर लगाती है, आप क्या बताते हो कि जो ये एक मॉलिक्यूल प्रेशर लगाता है? नहीं सर, आप बताते हो कि पूरे मॉलिक्यूल का जो एग्रीगेट प्रेशर हमें मिलता है हम कहते हैं गैस का प्रेशर है। सिमिलरली कोई मेरे से कह रहा है कि आपकी जो गैस रखी हुई है आपने इसके अंदर वेसल के अंदर, ये कितना प्रेशर लगा रही हो गया, कितनी काइनेटिक एनर्जी है? मैंने कहा सर काइनेटिक कैसे आएगी? बोल रहा सर बताओ, मॉलिक्यूल भाग रहे, वेलोसिटी, मैंने कहा है वेलोसिटी तो हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी की, मैंने कहा हाँ। बोले बताओ, मैंने कहा सर आप एक एक की पूछ रहे हैं गैस की पूछ रहे हो? बोले गैस की जब मैं पूछ रहा हूँ तो बताओ क्या बताना चाहिए? सर जब आप गैस की पूछ रहे हो तो मुझे टोटल गैस की, यानी एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी का मल्टीप्लाई कर देना चाहिए टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, तो मुझे टोटल काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये एक की काइनेटिक एनर्जी है? बिल्कुल दिख रहा है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल का मास है। मैंने स्पेशली स्ट्रिक्टली शुरुआत में बोल दिया था कि एम क्या है, प्लीज ध्यान से, जो अपने यूजुअल नोटेशन होता है उनसे हटके बात कर रहा हूं। स्मॉल एम इस केस में सिंगल मॉलिक्यूल का मास है, तो ये सिंगल मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है, इसके ऊपर बार लगा दिया समझाने के लिए। अगर वो एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई हो रही है, इसका एक ही मतलब है कि मुझे पूरी गैस की काइनेटिक एनर्जी मिल रही है। तो अगर आप समझ पा रहे होंगे बात को, तो 3/2 PV बराबर काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल इज मल्टीप्लाइंग विद एन। कैन आई जस्ट से दिस इज काइनेटिक एनर्जी? अब आप चाहो तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस लिख दो, अदरवाइज दिस इज अंडरस्टूड कि हमारे पास निकल के आया कि सर 3/2 PV इज सिंपली इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। क्यों सर? जैसे सर यहां पर जो आपने पी लिया, ये कौन सा पी है? सिंगल मॉलिक्यूल का नहीं सर, टोटल प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ द गैस, वॉल ऑफ द वेसल बाय द गैस। गैस के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है, ओवरऑल एग्रीगेशन है पी। सिमिलरली सर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? टोटल काइनेटिक एनर्जी है सर, समझे? अब अगर मैं बोलूं यहां पर कि 3/2 P बराबर काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय V, अब समझो ये काइनेटिक एनर्जी कौन है? फिर से सर काइनेटिक एनर्जी मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी, अंडरस्टूड है। क्वेश्चन क्या बोला था कि प्रेशर के और काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस के बीच में रिलेशन बताना था। तो यानी कि गैस वॉल्स पे कितना प्रेशर लगा रही है, कैपिटल P, और गैस की टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या है, अंडरस्टूड है ना भाई? जब गैस की काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है तो इसका मतलब गैस की काइनेटिक एनर्जी मतलब सभी काइनेटिक एनर्जी का समेशन, सभी मॉलिक्यूल की, जो कि मैंने के ई दिखा रखा है। और उन्होंने बोला कि पर यूनिट वॉल्यूम पे इसे ई नाम दे दो। मैंने बोला दे दो यार, आपका मन कर रहा हो तो 3P/2 बराबर ई निकल के आया मेरे अकॉर्डिंग, और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं P बराबर 2/3 ई आ गया। ये क्वेश्चन तो हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल हो गया। आप सुन रहे होंगे मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं, मैं प्रेशर एनर्जी कह रहा हूं, इसे आदत बन गई बोलने की। कारण ये आप समझ सकते हो, प्रेशर और एनर्जी दिख रहा है, भले ही ये एनर्जी जो है इसकी काइनेटिक एनर्जी है, इसकी यूनिट जूल होगी, नीचे वाले की यूनिट मीटर क्यूब होगी, तो कहीं ना कहीं ई की यूनिट मीटर जूल पर मीटर क्यूब है, तो एनर्जी तो है पर यूनिट वॉल्यूम में। तो इसका मतलब प्रेशर को क्यों एनर्जी कह रहे हैं शायद आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि वो दोनों की यूनिट रिजेंबल कर रही है। एक बात तो ये समझ में आ गई। अब यहीं से बहुत अच्छी अच्छी चीजें निकल के आएंगी जो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करती है। मैं चाहता हूं आपको एकदम बहुत प्यार से मैं आपको चीजों को समझाऊं, भले ही हमारा टाइम लग जाए। देखो पीछे अगर आपने गौर किया हो, मेरे पास ये रिलेशन निकला। मैंने सर इसे कहा कि एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट की निकाली मैंने, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल की, तो वो ये निकली। यानी एक सिंगल मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी के ऊपर मैंने बार लगा दिया। किसी का मन कर रहा है तो सर उसे टोटल काइनेटिक एनर्जी कह दे रहे हैं। आप समझ रहे होंगे दोनों में फर्क क्या है, बहुत अच्छा सर समझ रहे हैं। सर एक बात बताओ कि क्या 3/2 PV जो यहां पर लिखा हुआ आपने, इस चीज को अब मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। ये क्या है सर? एक सिंगल मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कितनी बोली थी आपने? वापस कर रहे हैं, वापस हो रहे हैं जहां से आए थे, वापस हो रहे हैं। तो क्वेश्चन करवाया था, अब वहीं से नया कॉन्सेप्ट कर रहा हूं, आगे काम आएगा। देखो ध्यान से, ये पूरी कहानी का एजेंस है पूरे चैप्टर का मेरी नजर में। देखो जरा सर, 3/2 PV, और अगर मैं n को इधर भेज दूं एक बार के लिए, अच्छा एक मिनट, उससे पहले मैं एक काम आपके साथ करना चाहता हूं। मुझे करना क्या है सर? मुझे VRMS वैल्यू को निकालना है सर, VRMS वैल्यू को आपको निकालना है। तो एक काम करते हैं सर, पहले 3/2 PV को मैं बोल दूं nRT, क्योंकि n मतलब नंबर ऑफ मोल्स, RT PV इक्वल टू nRT से। और इफ यू वांट तो आप n को इधर ला सकते हो, अगर आपका मन कर रहा हो तो आप n को भी इधर। अब यहीं पर कहानी खुलती है, बहुत अपने अच्छे मोड़ पे कहानी आ चुकी है, बहुत अच्छे मोड़ पे। अब देखो क्या लिखूंगा मैं सर, 3/2 लिखूं, वेरी गुड सर। n लिखूं सर, वेरी गुड सर। n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सिंगल मॉलिक्यूल का मास क्या हो गया? टोटल मास, वेरी गुड। VRMS, समझ गए बात को? ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अपनी बुक खोलो और देखो क्या आंसर दिख रहा है। बहुत बढ़िया सर, गजब हुआ। सर गजब नहीं हूं, मैंने गलत लिखा है। और यहीं पर मैनिपुलेशन शुरू हो जाता है, क्योंकि गलती से अगर हमने एक चीज को हमने गलत अज्यूम कर लिया और उसके कारण हम बहुत फंस जाते हैं। बच्चा पढ़ने वाला वो कहता है क्या हो रहा है यार, ये मैं इतना सही कर रहा हूं, गलत क्यों हो रहा, गलत क्यों हो रहा? क्यों बताऊं क्यों? सुनो, इस क्वेश्चन का जवाब क्या है। आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा, सर एक बार बताओ, मैंने गैस के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा दिए, यानी अभी गैस में कुछ गैस डाली थी, अब मैंने ज्यादा गैस डाल दी, तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए गैस के।
अब बताओ VRMS क्या फर्क पड़ेगा सर? VRMS भी बढ़ जाएगा। यानी गैस मॉलिक्यूल अगर 2 हैं एक बॉक्स के अंदर, 2 मॉलिक्यूल है तो ऐसे भाग रहे हैं, लेकिन जो 100 हो गए तो सर ऐसे भागेंगे। क्यों सर? क्योंकि सर VRMS डिपेंड कर रहा है n पर। नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाओगे तो VRMS बढ़ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स क्या है? बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स है क्या? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर एवोगाड्रो। तो यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ा रहे हो आप, एक देखा जाए तो एक तरह से नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने का मतलब, इसलिए सर VRMS। लेकिन ऐसा होता नहीं है, फैक्ट, ये फैक्ट नहीं है। फैक्ट तो ये है कि आप चाहे 2 मॉलिक्यूल के लिए बात करो या 100 मॉलिक्यूल के लिए बात करो वेसल में, उनकी सेम वेलोसिटी रहती है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है। सिर्फ एक ही फैक्टर डिटरमिन करता है VRMS को, वो है टेम्परेचर ऑफ द गैस। गैस का टेम्परेचर बढ़ाते रहो आप, उनकी वेलोसिटी तेज होती रहेगी। कम करोगे तो टेम्परेचर को, तो वेलोसिटी भी कम होती रहेगी। यानी नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड नहीं करती। सर ये तो फॉर्मूले में लिखा हुआ, कैसे कह रहे हैं आप? ये तो मैथ्स कह रही है। नहीं, पर कैच आता है। कैच पता है क्या? एक गलती हो गई हमसे। पूछो क्या गलती भी होगी? सर यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सर m क्या है? सर स्मॉल m यानी मास ऑफ मॉलिक्यूल। आप कहना चाह रहे हो सर एक मॉलिक्यूल का, सिंगल मॉलिक्यूल का मास। ठीक कहा सर आपने। n मतलब आप कहना चाह रहे हो कितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो सर आप कहना चाह रहे हो कि टोटल मास मिलेगा गैस का। सर आपने बिल्कुल सही कहा, आपने बिल्कुल गलत नहीं कहा, आपने बिल्कुल सही कहा, टोटल मास ऑफ द गैस मिलना चाहिए। लेकिन माय डियर, ये जो m है ना, आपको जब ये फॉर्मूला दिखाई देगा आप पढ़ते समय, तो आपको ये फॉर्मूला ऐसे दिखाई देने वाला है। आपको n कभी नहीं दिखेगा, आपको m दिखेगा। और वो साफ साफ बोलेंगे, m को क्या बोलेंगे? m को बोलेंगे नॉट द टोटल मास ऑफ गैस, वो बोलेंगे मोलर मास। फर्क समझेंगे आप धीरे धीरे हम। अब आएगा ना मजा गेम में, अब गेम में मजा आएगा। अगर आप मेरी बात को, कहानियों को समझ चुके हो, जो जो मैंने डॉट्स बनाए, तो कनेक्ट करने में मजा आएगा। अदरवाइज देखते हैं फिर क्या है। नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है सर m डिवाइडेड बाई m, और यहीं से कैच शुरू होता है, क्योंकि ये एक हमारा जनरल नोटेशन है जो मैंने सामने लिखा हुआ है। इसमें m रिप्रेजेंट करता था माय डियर गिवन मास ऑफ द गैस को, जो आपको मास गिवन है। जैसे मैंने बोला लो भाई 100 ग्राम ऑक्सीजन है, इसका नंबर ऑफ मोल निकालो। आप बोलते हो सर n बराबर 100 ग्राम लिखिए आपने ऑक्सीजन जो आपको प्रेजेंट अवेलेबल है। ऑक्सीजन का मोलर मास होता है सर 32 ग्राम पर मोल। आप करते हो सर, ग्राम ग्राम कट गए, कुल मिला के 100/32 और मोल ऊपर आ जाएगा। आप बोलोगे सर इतने मोल प्रेजेंट है, ऐसे निकलते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो ये समझ में आया? ये वो चीज है जितना आप डाल रहे हो गैस, जितनी गैस आप डाल रहे हो। और मोलर मास ऐसी चीज है जो उस पर्टिकुलर चीज के लिए फिक्स है। ऑक्सीजन के लिए बात करोगे सब हर बार यही रहेगा, नाइट्रोजन के लिए बात करोगे हर बार 14 रहेगा, इस तरीके से। एक बात हल्की हल्की समझ में आई सर? इसका मतलब ये मोलर मास था, ठीक है। ये जो नीचे आपको एक्चुअल फॉर्मूले में जो बोलते हैं, वो बोलते हैं कि भाई एक्चुअल फॉर्मूले में जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज व्हाट मोलर मास। अब आप मुझे एक बात बताओ, जो आपने यहां सोच के लिखा, क्या आपने इसे मोलर मास सोच के लिखा हुआ? नहीं सर, हमने तो बोला सर एक का मास अगर स्मॉल m है मॉलिक्यूल का, तो n का क्या होगा? टोटल मास हो गया गैस का। हमने तो सर इसे टोटल मास ऑफ द गैस समझा था। यानी अगर मैं बोलूं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, अगर आप समझो, ये कैपिटल M इज नथिंग बट m ऑफ g होना चाहिए था। अगर आप मेरी बात को समझो, मुझे यहां पर लिखना चाहिए था सर ये हो गया m ऑफ g। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल मास ऑफ द गैस को। यहीं से चक्कर चालू हो जाता था ना, अगर आपने उसे कैपिटल M बोल दिया जल्दीबाजी में। अब क्या है सर? एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर जितने आपके टोटल गैस का मास है, जो आपके हाथ में है अभी गैस। अब कहानी बढ़ेगी, अब कहानी सही हो पाएगी, है ना? क्योंकि अब सर क्या होगा सर, अब हम यहां से अगर समझे कि मैंने, ताकि प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इस स्पेशल केस में जो हम पढ़ रहे हैं, हमने स्मॉल m नाम दिया था गैस के सिंगल मॉलिक्यूल के मास को, है ना? तो समझ इंपॉर्टेंट है। लिखा क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका नाम क्या है। नाम से कुछ होता ही नहीं है यार, नाम से कुछ भी नहीं होता। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है कि उसका काम क्या है। ये m क्या था हमें पता नहीं है, तो खाली हम mm करते रह जाएंगे। ये m था सर जो मास आपकी गिवन मास है। इस केस में गिवन मास कुछ और नहीं माय डियर, यही तो थी n। इसलिए ये अब m का सेंस है सर मोलर मास है। अगर मुझे बताओ, मुझे किसी ने बोल दिया कि आपको यहां से n/mg निकालना है इस फॉर्मूले से, mg मतलब, तो क्या ये 1/m निकल रहा है? सर ये हो गया 3/2 RT, और उस चीज को 1/m बोल के, अब बोलो सर निकला नहीं निकला? वही चीज जो ऊपर निकल रही थी। ये भाई ऐसी चीज है ना, बहुत प्रॉब्लम थी इसमें, मैंने बहुत सर्च किया ऐसे, जगह 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 जा जाके देखा, कहीं नहीं मिला मुझे इसका सॉल्यूशन। ले देख के फिर अपने आप में बैठा बैठा के बहुत बार गलत गलत होता रहा, गलत गलत होता रहा। आंखें दर्द हो गई यार मेरी आज सुबह से, स्क्रीन के सामने बैठ बैठ के इस क्वेश्चन को करते करते। भले इजी रहा हो, जैसा भी रहा हो, अभी तो इजी लग रहा है, लेकिन मैं भी स्टक कर रहा बार बार। मैं इसको एनएम को बार बार कैपिटल एम लिख दे रहा, बार बार कैपिटल में फंस जा रहा बार बार, क्योंकि मेरे पास एन आ जा रहा बार बार। मैं कह रहा है हो क्या रहा है यार। लास्ट में जाके सही हुआ, सेटलमेंट हुआ। अभी आपको समझ में आ रहा होगा, एक भी चीज की कुछ भी ऐसी नहीं है जो हमने जबरदस्ती की मान रखी।
एकदम चीजें बहुत फिट है। बस वही हो गया कि हमने जल्दीबाजी में, हमारी आदत रहती है कि भाई एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास है तो टोटल गैस का मास कैपिटल एम बोलने की, वहीं से दिक्कत हो जा रही थी बार बार। समझ गए? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अगर आप ये चीज को समझो, बहुत सुंदर। आप समझ में आया सर, वी आर एम एस बराबर होता है 3/2 आर टी बाई कैपिटल एम। ये आपको खूब देखने को मिलेगा बुक में, खूब सारा, बहुत बार देखने को मिलेगा। अब आप बहुत निश्चिंत होकर लिख सकते हो, ठीक है, खुलेआम लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो। अब सुनो आगे की बात, आगे की कहानी सुनो सर। आप वैसे मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया, लेकिन मैं चाह रहा हूं, अबे यार भाई चल जाना प्लीज यार। हाँ चल गया, थैंक यू। सुनो, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब सुनना, मैंने एक फॉर्मूला आपको ऑलरेडी बोल्ट्जमान कांस्टेंट की टर्म्स में बता दिया, लेकिन दोबारा बता रहा हूं वीआरएमएस को। देखो सर, वीआरएमएस बराबर कुछ नहीं है सर, सिंपल सिंपल सी बातें कर रहे हैं। देखो ये हो गया 2। अच्छा एक काम करें क्या, सर ये जो मोलर मास है, एक मिनट, कोई हल्ला नहीं करेगा। मैं चाह रहा हूं कि ये कैपिटल एम की टर्म्स में ना मिलकर स्मॉल एम की टर्म्स में मिले। मतलब मैं चाह रहा हूं ये मोलर मास की टर्म्स में ना मिलकर, माय डियर मोलर मास है, मोलर मास जिसकी यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल। मैं चाह रहा हूं ये मोलर मास की टर्म में ना मिलकर मुझे स्मॉल एम की टर्म में मिले, स्मॉल एम, और यहां पे बराबर हो गया एन। क्या ऐसा ही होता है? ये स्मॉल एम किसको रिप्रेजेंट करता है? ये गैस के मॉलिक्यूल, ये गिवन गैस का जो उसको डिपेंड करता है, गिवन गैस आपने कितने डाले उसका मास। आप समझ पा रहे हो? अगर मैं इस चीज को ऐसा लिख दूं, आपको दिक्कत तो नहीं होगी कि सर आपने ये क्यों लिख दिया सर, ऐसा कैसे लिख दिया सर आपने? क्योंकि माय डियर मेरी गिवन गैस का मास कितना है इस बारी में, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और एक का मैंने मास स्मॉल एम मान रखा शुरू से। इसलिए सर आप कुछ तो समझ रहे होंगे सर, आप झूठ झूठ नहीं बोलना, ऐसा नहीं कि भाई सर हम नहीं समझ रहे, कुछ तो समझ ही रहे हो सर आप। ठीक है, तो 3R/T/2 इस कैपिटल एम को कैन आई से फ्रॉम हियर, कैपिटल एम इज इक्वल टू n स्मॉल m डिवाइडेड बाय स्मॉल n इफ यू वांट। ठीक है, n स्मॉल m n, इधर उधर कर दिया मैंने चीजें को, कोई टेंशन नहीं है कोई इसमें, ठीक, गेम खेल रहे हैं, जरूरी नहीं है इसी तरीके से होगा, आपको जैसा सूट कर रहा है वैसे लिखो। मुझे फिलहाल ऐसे सूट करा, मैंने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, अपने हिसाब से कर सकते हो चीजों को। मैं ही अगली बारी में इसको किसी दूसरे तरीके से कर लूंगा। देखो एन ए लिख दिया एक बारी में, अपनी मर्जी से एन ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे बोल्ट्जमान कांस्टेंट लाना है। आप समझ रहे होंगे असल में मैं कर क्यों रहा हूं। बाकी चीजें एज इट इज लिख दो, जो चीजें थी, जैसे टी था सर, एन था सर, और एक एन था सर, एक एम था सर। ठीक है, अब मेरे पास क्या निकला सर, 3/2 निकला। आर बाई एन ए को मैंने क्या लिख दिया सर, के बी लिख दिया। मेरे पास बचा यहां पर टी एन, यानी एन टी, और एक एन ए बचा हुआ, और एक अपॉन में एन बचा हुआ। ठीक है, वैसे चीजें हो चुकी है खत्म, बस एक समझाने वाली बात थी, कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप यहां से सिंपल समझ सकते हो, एन बराबर है कैपिटल एन अपॉन एन ए, वही सारी चीजें, बस हल्के फुल्के मैथमेटिक्स लगा रहा हूं मैं। और हो सकता है मैं सीक्वेंस वाइज नहीं लगा रहा हूँ, इसलिए आपको थोड़े अटपटे लगेंगे, लेकिन मैं पूरे हिंट दे रहा हूँ आपको, आप मेरी बातों को हिंट के तौर पे लो। एन ए क्या हो गया, एन, यानी ये चीज इसको सिंपल काट रही है। यानी कुल मिलाकर के मैंने ना, मैं खुद बोल रहा हूँ, अपने एंड से बोल रहा हूँ, मैंने इस बार कैलकुलेशन को थोड़ा घुमा दिया है, गलत नहीं किया, थोड़ा घुमा दिया। हो सकता है आपको एक बारी में दिक्कत हो रही हो, लेकिन कुछ नहीं है। अपने को सिर्फ ये सोचो कि मुझे इस कैपिटल एम को हटाना है, या ये सोचो कि मुझे बोल्ट्जमान कांस्टेंट लाना है। कैसे लाओगे? सिंपल सोचो, बोल्ट्जमान कांस्टेंट कैसे लाओगे? ऐसे भी कर सकते हो ना आप, कि सर यहां सीधे मैंने एन ए से क्या कर दिया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो हो गया खत्म। बोल्ट्जमान कांस्टेंट लाने की हो रही थी ना, तो सर लो आ गया बोल्ट्जमान कांस्टेंट 3/2 के बी। दूसरा तरीका बता रहा हूं करने का, ये हो गया सर एन ए, ये हो गया टी, ये हो गया कैपिटल एम, हो गया। अब सर कैपिटल एम को आप क्या लिख सकते हो, यहां से कैपिटल एम बराबर आप लिख सकते हो एन एम अपॉन एन, और आप काम यहाँ पे 25 कर सकते हो। आप मेरी बातें शायद समझ पा रहे होंगे, ठीक है। इफ यू वांट टू डू इट फर्दर, आप वही काम करो यार जो मैंने यहाँ नीचे पे कर रखा, फिर से मुझे लगता है वही लंबा प्रोसेस हो गया, फिर से वैसे ही हो जाएगा अदरवाइज। लेकिन आप बातों को शायद समझ चुके होंगे, क्योंकि जो मोलर मास है ये असल में आपका किसके बराबर होगा, कैपिटल एन एम, और वो एन ऊपर जाएगा, फिर से वही सारी कहानी हो जाएगी जो मैंने नीचे कर रखी है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसको आगे बढ़ाना चाहिए, शायद आप मेरी बातों को समझ चुके हैं। तो कुल मिलाकर के दोनों कहानियों से मतलब तो एक ही निकल के आ रहा है। इसमें अगर आप गौर करोगे, ये कह रहा है कि VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी, क्योंकि अदर देन टी एवरीथिंग इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन गैस। क्योंकि मोलर मास बदलेगा नहीं, ऑक्सीजन ले रही है तो उसका मोलर मास बदलेगा थोड़ा ना, 32 का 32 रहेगा, 32 ग्राम पर मोल हमेशा। आर का भी बदलेगा नहीं, यूनिवर्सल कांस्टेंट। टी बदल सकता है, नहीं टी पर डिपेंडेंट है। सिमिलरली इस केस में के भी तो ऑब्वियसली कांस्टेंट है, बिकॉज दिस इज व्हाट, यूनिवर्सल कांस्टेंट, और इसका रेशियो अवोगाद्रो का तो हमेशा कांस्टेंट है, टी पे डिपेंड करेगा। दोनों ही केस में एक ही बात समझ में आ रही है कि VRMS इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। ये समझाने के लिए मैंने दोबारा किया, पीछे मैंने ऑलरेडी कर चुका हूं ये केबीटीटी वाला सब। समझ में आ गया सर? अब समझ में आ गया, अभी तो समझ में आ गया। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, अब ये यूज होंगे आगे चीजें। एट एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर क्या होता है सर, आप एक बार बताओ। आपने भी देखा कि VRMS की वैल्यू क्या है, देखो हमने देखी सर
3RT डिवाइडेड बाई m रूट के अंदर है। बहुत आराम से हमें याद भी हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि हमने डिराइव वगैरह की है, इसलिए याद धीरे धीरे हो जाएंगे। अगर आप इसको उसकी टर्म्स में बोलने का आपको शौक हो रहा है तो फिर आपको उसको बोल्ट्जमान की टर्म में कैसे बोलोगे? देखो 3 यहाँ पे स्मॉल m आएगा, यहाँ पे kb आएगा, यहाँ पे t आएगा, 3 kbt डिवाइडेड बाई m। मैं एक बार थोड़ा कंफर्म भी कर लेता हूँ यार, 3 हाँ 2 है, तभी मैं कहूँ ना 2 भी है, बोल्ट्जमान की टर्म में 2 भी होता है, बस इतना से ही तो चक्कर है। आई थिंक आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे समझा रहा हूँ, बस मैं तो समझा रहा था एक क्वेश्चन कि एट 0 केल्विन, अगर आप 0 केल्विन पे बात करोगे तो वीआरएमएस दोनों ही केस में कितना आ रहा है? सिंपल देखो 0। अब वीआरएमएस 0 होने का मतलब क्या हो गया? कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी 0, मतलब आपको बोलता है मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि वीआरएमएस 0 होने का मतलब सिंपल ये है कि मॉलिक्यूल मूव करना बंद कर देंगे, 0 स्पीड में आ जाएंगे, यानी रेस्ट में आ जाएंगे, बस हो गया। इसी को आप ऐसे भी कह सकते हो कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस एट एब्सोल्यूट 0 टेंपरेचर में काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस 0 हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे वेलोसिटी 0 आती है। शायद इससे पहले आया था क्वेश्चन, आगे बढ़ रहे हैं। At constant volume temperature is increased then। आप खुद सोचो, एक गैस का कंटेनर, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, सर कुछ हो ना हो, लेकिन एक बात हम क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले फंडा क्लियर कर लेते हैं। सर टेम्परेचर बढ़ाने पे वीआरएमएस बढ़ता है, वीआरएमएस मतलब बहुत तेज तेज मूव करना चालू कर देते हैं अपने पार्टिकल्स, गैस मॉलिक्यूल्स। अगर वो बहुत तेज से मूव करेंगे तो कोलिजन की स्पीड बढ़ जाएगी, कोलिजन का टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, मतलब पर यूनिट सेकंड में कोलिजन की नंबरिंग बढ़ जाएगी, बस वही देखो कहीं लिखा होगा, अगर आप देखोगे नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम विल इंक्रीज, ऑब्वियसली सर स्पीड तेज हो गई उनकी, ठीक है। वही लिंक किया नहीं किया। अब ये देखो, ये क्वेश्चन आ गया, इसमें बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, और मैं चाहता हूं कोई ऐसा, हाँ अपना एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करने का वक्त आ गया, नर्वस आइएगा नहीं, ठीक है, नर्वस आओगे तो नहीं। मैं चाह रहा हूं इस क्वेश्चन को हम करते हैं, उससे पहले एक लास्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज अबाउट डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में। कुछ नहीं करना, इधर देखो, ये कॉन्सेप्ट समझ लो, डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस रहते हैं यहाँ से, क्योंकि सिंपल एक टॉपिक है ये। डिग्री ऑफ फ्रीडम पे देखो बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, सीपी सीवी वगैरह वगैरह, इधर देखो ध्यान से। डिग्री ऑफ फ्रीडम को जनरली कभी कभी हम ऐसे एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई कोई लोग कभी कभी एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, घबराना मत। अब मैं एन से इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि एन यहाँ पे नंबर ऑफ मोल के चक्कर में ज्यादा यूज हो रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट समझ में आती है चीजें, फिर भी चलो मैं एफ से यूज करूंगा, आपको प्रॉब्लम ना हो करके, ठीक है। कुछ नहीं होता सर, 3 तरह की गैसें एग्जिस्टेंस में, एक है मोनो एटॉमिक गैसेस, एक है सर डाई एटॉमिक गैसेस, एक है सर पॉली एटॉमिक गैसेस, पॉली मतलब 2 से ज्यादा पॉली एटॉमिक गैसेस। आप समझो ये गैसेस हैं सबके सब, अब आराम से समझना है। एग्जाम्पल पता है क्या सर? हमें एक आधे एग्जाम्पल दे देते तो थोड़ा सा अच्छा लग जाता, जरा ले लेते हैं सर एग्जाम्पल। मोनो एटॉमिक का बेस्ट एग्जाम्पल क्या लगता है सर? मुझे तो हीलियम लगता है सर मुझे हीलियम लगता है, मुझे नियॉन वगैरह लगते हैं, आर्गन लगते हैं। क्यों सर? क्योंकि इनर्ट गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस कभी भी किसी के साथ नहीं मिलती, इनका ऑक्टेट वगैरह ऑलरेडी कंप्लीट होता है, इसलिए हीलियम सिर्फ अकेला रहता है He की फॉर्म में। आर्गन मतलब He ऐसा लिखा हुआ नहीं रहता, He का एक सिंगल एटम वही मॉलिक्यूल है, मतलब अपने आप में उसको जरूरत नहीं होती मॉलिक्यूल बनाने की। डायटॉमिक में सर ऑक्सीजन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, सर हाइड्रोजन ले लो, ये सब डायटॉमिक है कि नहीं है? सर पॉलीएटॉमिक में सर H2O ले लो, H2O का वेपर ले लो, पानी जो है उसकी भाप बन जाएगी तो H2O का मॉलिक्यूल बन के उड़ेगा हवा में। तो कुल मिला के इस तरह की चीजें जो होगी, या H2O ले लो, N2O ले लो, नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह, NO2 ले लो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, गॉट इट? ठीक है। इसमें CO2 ले लो, क्योंकि इन दोनों में फर्क है। CO2 सिमेट्रिक शेप रखता है, मैं ज्यादा नहीं डिटेल में जा रहा हूं, बस आपको एक जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं। CO2 का इस तरह का फिगर बनता है, आप शायद समझते होंगे, यानी 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, बस बता रहा हूं कि CO2 इनसे अलग कैसे है। और H2O वगैरह की हम बात करें तो H2O सर ऐसे टाइप का बनता है, कुछ इस तरह का sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आप मेरी बातें समझ पा रहे हो? कहने का मतलब है कुछ एक एंगल होता है 109 जो भी है, व्हाटएवर सो, ठीक है। तो कुल मिलाकर मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि उसमें भी पॉलीएटॉमिक में 2 टाइप है, एक लीनियर एक नॉन लीनियर है। कहने वाली बात है, अगर मन कर रहा तो कह लो भैया, नहीं कर रहा तो मत कहो, उसमें क्या है, ठीक है। ये एक लीनियर टाइप हो गया, वो नॉन लीनियर टाइप हो गया, ठीक है। हमारा काम क्या है वो सुनो। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है कि सर जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, कोई भी एटम या मॉलिक्यूल जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके बाद कितनी डिग्री है मूव करने की, डिफरेंट स्टेट में रहने की। सिंपल सा मतलब है कि अगर एक हीलियम है, हीलियम का एटम के पास 3 पॉसिबिलिटीज है। हीलियम का एटम एक्स एक्सिस में मूव कर सकता है, वाई एक्सिस में मूव कर सकता है, जेड एक्सिस में मूव कर सकता है। इसे कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, सीधे जाना, ये सीधे आ रहा है आपकी तरफ, या सीधे जा रहा है इधर को, या सीधे जा रहा है ऊपर को, 3 तरफ जा सकता है अगर सिंगल एटम आपका मौजूद है। इसका मतलब सर इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगी वो होगी 3, और बेसिकली इसे हम कहेंगे ट्रांसलेशनल मोशन के कारण डेवलप हुई है। क्या इसमें रोटेशनल मोशन के कारण कुछ डेवलप होगा? नहीं सर, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम ड्यू टू रोटेशनल क्या होगी? 0 रहेगी, इसलिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी 3 रहेगी। रोटेशनल का मतलब ये होता है सर कि अगर ये अपनी एक्सिस पे घूमने लग जाए तो क्या इसके पास कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम? सर नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, क्योंकि एक सिंगल मॉलिक्यूल, मुझे बताओ किसी कोई चीज घूम रही है, जैसे अगर अर्थ है ना, अगर अर्थ घूम रही है सन के अराउंड,
अगर सोचो सन जैसी कोई चीज वहां ना हो तो आप रेफरेंस किसका दोगे? रेफरेंस जरूरी है ना, दो चीजों का होना जरूरी है ना समझाने के लिए कि कोई चीज घूम रही है, इसके अराउंड घूम रही है कहने के लिए। रोटेशन जब हो रहा है उसके लिए दो चीजों का जरूरी है होना, एक उस बॉडी का और एक उसका जिसके अराउंड वो घूम रही है रोटेशन के लिए। और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है। स्पिनिंग की बात नहीं कर रहा, स्पिनिंग के लिए एक ऑब्जेक्ट खुद की एक्सेस के अबाउट घूमता है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने ही एक्सेस के अबाउट घूम रहा है, आपको पता लग पाएगा कभी भी कि ऑब्जेक्ट घूम रहा है? नहीं लगेगा। जैसे एक बॉल है ना घूम रही है, आपको इसलिए आइडिया लग पाएगा क्योंकि उसके पीछे का बैकग्राउंड वगैरह से आप जज कर पाओगे। सोचो कोई चीजें बिल्कुल एक अनंत आकाश में रखी हुई चीज है और वो घूम रही है अपनी एक्सेस पे, आप कैसे पता कर लोगे कि वो चीज क्या है? हाँ, ग्लोब घूम रहा है हमारा, हमें पता चल जाता है क्योंकि हमें दिख रहा है अभी इंडिया है, थोड़ी देर बाद अमेरिका आ गया, थोड़ी देर बाद साउथ अमेरिका, इसलिए दिख रहा है। सोचो वो चीज अगर बिल्कुल एकदम व्हाइट कलर की या ब्लैक कलर की, आपको भी पता लग पाओगे घूम रही है? नहीं पता लगा पाओगे। स्पिनिंग से कभी भी हमें पता नहीं लग पाएगा। रोटेशन से पता लग सकता था जब वो चीज किसी के अराउंड घूमती है, लेकिन दूसरी चीज यहाँ है नहीं क्योंकि वो मोनो एटॉमिक है, इसीलिए सर रोटेशनल की यहाँ पे 0 है डिग्री। लेकिन जब डायटोमिक की बात करते हैं, अब उसके पास फिर से ट्रांसलेशनल की डिग्री 3 है, लेकिन रोटेशनल की इसके पास 2 डिग्री और है। जैसे ए और बी है, बी ए के अराउंड घूम सकता है, ए बी के अराउंड घूम सकता है, तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम बन गई एक्स्ट्रा, तो इसीलिए इसकी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई सर 5। आई एम सॉरी, मैं इसको टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी एफ लिखना चाह रहा हूं, ठीक है। अब है ट्राई एटॉमिक के लिए, इन जनरल बात करते हैं। इन जनरल ट्राई एटॉमिक के केस में क्या होता है कि आपके पास इसके बाद भी 3 ट्रांसलेशनल मोशन तो होते ही हैं कि आपका H2O का जो एक मॉलिक्यूल है, चाहे तो एक्स एक्सिस में जा सकता है, चाहे तो वाई एक्सिस में, चाहे तो जेड एक्सिस में जा सकता है, H2O मॉलिक्यूल चलेगा, खुश रहो। अब उसके बाद इसके पास रोटेशनल की कितनी डिग्री होती है? 3 डिग्री होती है इसके पास। एक ये उस कोई भी एक 2 के अराउंड घूम सकता है, मेरी बात समझ गए? वैसे जैसे इससे पहले वाले में ए और बी थे ना, तो बी ए के अराउंड घूम सकता है, ए बी के अराउंड घूम सकता है। अभी ए बी सी है तो सी ए और बी के अराउंड घूम सकता है, ऐसे ऐसे वैसे वैसे। मेरे हाथों पर मत जाओ, मेन बात समझो। बी ए और सी के अराउंड घूम सकता है, ए बी और सी के अराउंड घूम सकता है, यानी 3 रोटेशनल की डिग्री एक्स्ट्रा आ रही है। तो कहने का मतलब है सर डिग्री ऑफ जो इस बारी में रोटेशनल डिग्री है वो 3 है, यानी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है इस बारी में? 6 है। मैं लीनियर और नॉन लीनियर पे भी नहीं जा रहा, कंफ्यूजन होगा आपको, रहने दो। कभी भी बोले पॉली एटॉमिक में आप सिंपल समझना कि 6 इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। बस इसमें एक चीज और एक्स्ट्रा आती है, जब आप हाई टेम्परेचर वगैरह करते हो ना, चीजें वाइब्रेट करती हैं, वाइब्रेशन आ जाता है उसमें, तो वाइब्रेशन आने से 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है, जितनी आपको डिग्रीज दिखाई दे रही है। अब जैसे मैं कह रहा था कि कोई चीज स्पिन कर रही है अपने एक्सेस पे, ठीक है सर स्पिन कर रही है, पता नहीं चल रहा। अब सोचो वो वाइब्रेट कर रही है, वाइब्रेट का मतलब समझ तो ऐसा ऐसे उछल रही है, अब तो आपको समझ में आएगा सर कुछ तो हलचल हो रही है इसमें, अब तो समझ पाओगे ना आप। इसका मतलब सर ये है कि जैसे ही आपका हाई टेम्परेचर पे जब आप पहुंच जाते हो, तो हाई टेम्परेचर पे एक एक्स्ट्रा मोशन आ जाता है, उसे कहते हैं वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन आता है, और वाइब्रेशनल मोशन के कारण 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्स्ट्रा ऐड कर देनी है सब में। मैं बोलूंगा नहीं कि इसकी 3 और 2 5 हो जाएगी, मैं बोलूंगा नहीं इसकी 5 और 2 7 हो जाएगी, मैं बोलूंगा नहीं इसकी 6 और 2 8 हो जाएगी, लेकिन इन जनरल 3 5 6 सबको समझ में आ रहा है। क्लियर है टॉपिक सर? क्लियर है, आगे बढ़ो। तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक टॉपिक समझ में आ गया, बहुत सुंदर, आगे बढ़ रहे। अब सुनो एक बात, कुछ चीजें होती है सीपी सीवी, ये थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ना, उसका वन शॉट वगैरह देखना जो मैंने पढ़ा रखा है, लेकिन अभी के लिए इतना बता दूं कि सीपी इज नथिंग बट अ हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी का मतलब कुल मिलाकर इतना होता है, अगर मैं हीट कैपेसिटी आपको समझाऊं, इसका मतलब होता है इन शॉर्ट में कि इट इज अ अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज अ टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय यूनिटी। सोचो कि डेल्टी अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज हो, यानी डेल्टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर है। मैं कह रहा हूं कि कोई एक बॉडी है मेरे पास, ये मान लेते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखी है, मुझे इसका टेम्परेचर बढ़ाना है, क्या करूं सर? हीट दो, गर्म करो, माचिस से आग लगाओ इसके ऊपर। तो कुल मिला के सर अगर हमने इसको हीट देना चालू किया, जितना मैंने हीट दिया रीडिंग आ रही है कि मैंने इतनी हीट दे दी, इतनी दे दी, 1 जूल 2 जूल 3 जूल ऐसे आ रहा है, और जैसे ही मैंने देखा तुरंत इसकी रीडिंग आई 38 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, मैं रुक गया। अब मुझे क्या समझ में आना चाहिए, ये वहां 22 जैसी 38 है, मैं अपनी रीडिंग में देखूंगा, हाँ भाई कितनी हीट चलेगी, जैसे पेट्रोल पंप में देखते, अच्छा इतनी चलेगी, अच्छा। अब जितनी हीट गई उस 1 डिग्री सेंटीग्रेड को चेंज करने में, वही हीट मेरी हीट कैपेसिटी हो जाएगी, क्योंकि यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड में सी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? क्यू के, और सी एक बार कांस्टेंट है, सी एक बार जो आ गया वो हमेशा आया रहेगा। इस तरीके से हम हीट कैपेसिटी निकालते हैं, ठीक है। अब इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक है, क्योंकि बाकी डिटेल भी होती है वो मैं नहीं जा रहा अभी, समझ में आ रही बात? तो हीट कैपेसिटी क्लियर है सर? हीट कैपेसिटी का मतलब कितनी हीट रिक्वायर है आपको कि किसी बॉडी के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज करवाने के लिए, या 1 केल्विन का चेंज करवाने के लिए। क्लियर है सर? बहुत अच्छा। लेकिन अगर वही हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर पे हो जाए, मैं कहूं कि सर नहीं, मेरा गैस को मैं हीट तो दूंगा लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रखा रहूंगा, मैं हीट तो दूंगा लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट रखा रहूंगा, तो इसीलिए उस समय उन्हें कह देते हैं सीपी और सीवी। आप समझ रहे होंगे, दिस इज एट कांस्टेंट प्रेशर, वही हीट कैपेसिटी है, सेम चीज है, कांस्टेंट प्रेशर पे, एंड दिस इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दिख तो रही है ना चीजें यार साइड की, कांस्टेंट वॉल्यूम,
बस 2 फर्क है। मैं देखो डिटेल में करा रहा हूं आपको, इसलिए टाइम लगेगा नो डाउट। क्लियर है सर? सर क्लियर है। अब सर आपके साथ में कुछ बहुत बेहतरीन चीजें डिस्कस करना चाहता हूं, अगर आपकी अनुमति हो तो। सर एक चीज होती है गामा, ये कुछ नहीं है, सीपी और सीवी का रेशियो है। आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में गामा का मतलब क्या है, गामा का नाम क्या है, अदरवाइज एज अ कांस्टेंट है, सीपी और सीवी का ये एक तरह का रेशियो है। और एक जो नोट पॉइंट मैं आपको और बताना चाहता हूं, एक तो मैंने आपको बता दिया गामा बराबर क्या है, एक नोट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, सीवी बराबर हमेशा याद रखना FR/2 होता है। ये सब चीजें डिराइव होती हैं, लेकिन फिर भी अभी सीवी को आप एक बार के लिए याद रख लो, क्योंकि इससे बहुत सारा काम हो जाएगा। एफ क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो हमने पीछे निकालना सीखा। आर क्या है, गैस कांस्टेंट। 2 क्या है, 2 है 2। तो सीवी कहीं ना कहीं सिंपल, जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा होगी उसका सीवी ज्यादा होगा, वगैरह वगैरह। एक बात मुझे बताओ, अब बखत आ गया फिर से, नर्म सही है नहीं, ये है मोनो एटॉमिक गैस, वही जो पीछे पड़ा था। ये है सर डायटोमिक गैस, पीछे पड़ा था। सर ये हमारे पास पॉली एटॉमिक गैस है, ये हमारे पास पॉली एटॉमिक गैस। अब एक बार बताइए सर, मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी थी सर? 3 ट्रांसलेशनल। सर 3 ट्रांसलेशन, 2 रोटेशनल, इसलिए 5 पीछे पड़ा था। सर 3 और 3 6 टोटल। अब मुझे बता दो क्या सीवी निकल गया सर? 3R/2। क्या सीवी निकल गया सर? 5R/2। वेरी गुड सर। सीवी निकल गया क्या सर? 6R/2। सर 3R/2, 3R बोल दो ना ऐसे, अच्छा क्यों खाली हमें डरा रहे? ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर है, स्टोरी क्लियर है सर, मजा आया मजा आया। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको, अच्छा एक फाइनल रिलेशन और है, इसे कहते हैं मेयर्स फॉर्मूला। ये भी हम थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक है सर में, चिंता मत करो। सीपी और सीवी के बीच में बेहतरीन रिलेशन होता है। एक तो था उनके रेशियो का रिलेशन, क्यों कुछ गामा टाइप का होता है। एक इनके बीच में रिलेशन होता है कि सीपी और सीवी का डिफरेंस जो होता है वो गैस कांस्टेंट के बराबर आता है हमेशा। ये बहुत अच्छा रिलेशन है इनके बीच में। तो ये दूसरी चीज आप हो सके तो याद रखो, ठीक है। एक चीज हमने ऑलरेडी देखी कि सीपी और सीवी का रेशियो क्या बोला मैंने, गामा होता है। यही 2 चीजें बोली, और एक तीसरी चीज जो मैंने फाइनली आपको बताई, सीवी बराबर होता है FR/2। हो सकता है फर्स्ट टाइम में आपको थोड़ा सा लगे कि यार सर ये क्या क्या फॉर्मूले बता रहे हैं, लेकिन जब डिटेल में पढ़ते हैं सब चीजों को तो बहुत अच्छी क्लैरिटी रहती है। फिलहाल के लिए मैं सारी चीजें आपकी एक स्क्रीन में रख दी है। अब मुझे वो बताओ, इस केस में जब आपको सीवी पता चल गया, क्या आप सीपी नहीं निकाल सकते फटाफट? क्योंकि सर सीपी होगा क्या, सोचो, सीपी माइनस सीवी बराबर जब आर है, तो सीपी बराबर क्या होना चाहिए सर? सीवी में आर को जोड़ देंगे तो आ जाएगा ना। इसलिए सर सीपी अगर निकालना है तो इसमें आर जोड़ दो। जैसे ही आप आर जोड़ोगे 2R + 3R, आप जोड़ो प्लीज, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5R/2। इसका सीपी निकालना सर क्या होगा सर? इसमें जैसे ही मैं आर जोड़ूंगा, यहाँ पर जैसे ही आर जोड़ूंगा 2R हो जाएगा, 5R 7R/2 हो जाएगा सर। सर इसमें जब मैं सिंपल जोड़ूंगा आर, तो ये तो सिंपल सर 4R हो जाएगा। बहुत सिंपल है, सो मच इजी। अब एक बार मुझे बताओ, क्या मैं फटाफट से इसके लिए गामा निकाल सकता हूं? क्योंकि CP/CV होता है, CP/CV यानी 5R/2 अपॉन 3R/2, तो क्या 5/3 निकलेगा सर? क्या इसके लिए सर मैं गामा निकालूं तो 7R/2 बाई 5R/2, 7/5 निकलेगा सर? क्या सर इसके लिए अगर मैं निकालूं तो मेरे पास गामा कितना निकल रहा है सर? क्या 4/3 निकलेगा? क्या CP है? क्लियर है? शायद आपको यार समझ में आएगा, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं कहा। मैंने आपको जो बातें कही हैं शायद आप समझ पाए होंगे। अब मैं उन बातों को यहाँ पर एक बारी में मोनो एटॉमिक करके एक बारी में सारी बातों को अरेंज कर देता हूँ। देख रहे हो, क्वेश्चन तो सिर्फ बहाना है, क्वेश्चन थोड़ा कराने आ रहा मैं आप लोगों को 33 ईयर, वो तो अपने आप हो जाएंगे। उसके बहाने मैंने सोचा है आप लोगों के जरा कॉन्सेप्ट को एक बार बिल्ड कर दें। ऐसा लग रहा हो आपको कि आप पूरा लेक्चर देख रहे हो, लगना भी चाहिए। पॉली एटॉमिक गैस, इसे कहते हैं रिवर्स लर्निंग। हम कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। समझो आगे बात। मोनो एटॉमिक के लिए सर ऐसी एक बार टेबल बना देते हैं अपने समझाने के लिए। सर इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 थी, सर इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 थी, सर इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 थी। सर इसके लिए सीवी की वैल्यू सर, क्योंकि आपने बताया हमें कि सीवी बराबर FR/2 होता है, क्योंकि सर आपने हमें बताया कि सीवी बराबर FR/2 होता है, इसीलिए हम यहाँ पे इसकी हेल्प से फटाफट से बहुत तेजी के साथ सीवी निकाल देंगे। इसका सर 3R/2, वही टेबल दोबारा बना दे रहा हूँ ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए। सर ये हो जाएगा 5R/2, सर ये हो जाएगा आपके पास 6R/2 को सर आप 3R बोल सकते हो, सिंपल 5R/2। ठीक है, चलो सर ये भी हो गया। सर आपने क्योंकि हमें ऊपर बताया है कि सीपी भी निकाला जा सकता है सीवी की हेल्प से, बस हमें सीवी में ऐड करना है आर को। तो क्या सर आप आर को ऐड कर सकते हो? आपको आता है सर? आपने कभी मैथ्स सीखा हुआ, पढ़ा हुआ थोड़ा बहुत? हाँ सर पढ़ा हुआ। इसमें ऐड करेंगे 2R प्लस जो हमने पीछे किया 5R/2, ये हो जाएगा 7R/2 और ये हो जाएगा 4R। सर आपने ये भी निकाल लिया, वो भी निकाल लिया, सर बहुत तेज हो रहे हैं आप। अब एक लास्ट काम करते हैं सर, गामा निकाल लें क्या? मैं नीचे झुक जाता हूँ, यहीं पे मैं टेबल को वहीं कंप्लीट करना चाह रहा हूँ ना, CP/CV। तो अभी मैंने पीछे किया 5/3, सर इसके लिए गामा निकला मोनो एटॉमिक के लिए, सर डायटॉमिक के लिए, और मैं यहाँ पे नीचे झुक जाता हूँ, ये पॉली एटॉमिक के लिए ये निकला 7/5 और ये निकला सर 4/3। ठीक है, ठीक है, मैं कहाँ जाऊँ जिससे आपको दिख जाए? दिख रहा क्या? लो अभी दिख रहा।
ठीक है, 5/3 को आप सॉल्व करेंगे, 3 1 जार 3 होता है, 2 कैरी होगा, 3 6 जार 6 जार, इस तरह की वैल्यू आएगी। 5 1 जार 5, 2 कैरी होगा, 5 4 जार, उसके बाद ये होगा 3 1 जार 3, उसके बाद एक कैरी होगा 3 3 जार। कुल मिला के आप सॉल्व करोगे इस तरह के रिजल्ट आएंगे। हो सके तो याद रखो, वरना सिंपल सा कर लो। मैं कभी याद नहीं रखता इन्हें, ज्यादा फेवर में नहीं रहता हूँ, भले मुझे याद हो गए हैं लेकिन मैं याद करने के ज्यादा उसमें रहता नहीं हूँ। कुल मिला के पूरी टेबल बन चुकी है कहानी में। सिर्फ इतना कहना है, कल को कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर बताओ किसके लिए गामा ज्यादा होगा, यानी सीपी और सीवी का रेशियो किसके लिए ज्यादा होगा, सर मोनोटोमी के लिए ज्यादा होगा। ऐसे कुछ भी पूछा सकता है। ठीक है, आई थिंक जो कुछ पूछा सकता है सब कुछ आपको यहाँ पर बता दिया। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी है, गामा निकालने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप सिंपल लिख सकते हो 1 + 2/f। ये भी एक शॉर्ट ट्रिक काम आ सकती है आपके, क्योंकि जैसे किसी की भी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी, मान लेते हैं पहले वाले के लिए करना है, तो पहले वाले के लिए कितना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा ना, तो 3 × 3 2 5/3, देखो आया। सोचो इसके लिए निकालना है, जैसे यहाँ पे आप 5 रखोगे, यहाँ पे 5 × 2 7/5 आया। ऐसे करके यहाँ पे 6 रखोगे, 6 दूनी 6 2 8/6 आया, आ गया। आप शायद समझ गए होंगे। अगर इफ यू वांट दिस शॉर्ट ट्रिक देन यू कैन ट्राई दिस शॉर्ट ट्रिक। इससे गामा में, इससे क्या फायदा हो रहा है सर, इससे ना मैं सीपी नहीं निकालना पड़ रहा, सीवी नहीं निकालना पड़ रहा, डायरेक्ट सीधे गामा निकल जा रहा है। डिग्री ऑफ फ्रीडम पता होनी चाहिए, मजे ही मुझे। ठीक है, बस आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आजकल चल रहा है यार ऐसा। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। गॉट इट, पूरी कहानी पूरी हमने ढंग से खोल के रख दी इसकी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, जो हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, देखो, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल। सर गैस मॉलिक्यूल की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, मजाक तो नहीं कर रहे आप हमसे कहीं? सर ये होती है 3/2 kBt। सर ऑप्शन दिख रहा? अरे सर ऑप्शन तो है नहीं, आपने बोल्ट्जमान के टर्म में नहीं दे रहे। अच्छा, तो सर आप चाह रहे होगे कि आप ऐसे पूछ रहे हो हमसे कि 3 लिखो, RT लिखो, नीचे पे कैपिटल M लिखो, क्योंकि कैपिटल M मतलब मूलर मास के टर्म में। बहुत क्लियरिटी सर। इसका मतलब सर इसका आंसर ये सेकंड वाला जो भी Q वगैरह है देख लेना आप, ये इसका आंसर है पहले वाले का, तो हमने बोल दिया। दूसरा सर प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल। सर हम तो डर गए आपकी बात देख के। प्रेशर एक्सर्टेड सर होता है 1/3 रो V² RMS वाला, और हम बोलते हैं कि रो असल में डेंसिटी है। डेंसिटी सिंगल मॉलिक्यूल का मास मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू इस टाइप की कुछ चीज होती है। ठीक है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो दिस इज योर रिजल्ट। अब आपको एक बार लगेगा ये क्या है, इन्होंने सर कुछ नहीं, एक खेल खेला है, ये n से रिप्रेजेंट किया। अब ये n का सेंस यहाँ नंबर ऑफ मोल नहीं है, ये ना n का सेंस है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम को कई बार नंबर डेंसिटी कहा जाता है। आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में भी देखा होगा। ओ सॉरी, वो तो 12th में। खैर आप तो नीट की तैयारी कर रहे हो ना। हाँ, तो कुल लगे उस सेंस में इन्होंने इसको n कह दिया। आप समझ पा रहे होंगे, इस n/v को स्मॉल n कह दिया। समझ गए सर, हम इतना बड़ी मुश्किल बात भी नहीं बोल दी आपने। ठीक है, अभी इसके बाद सर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, सर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी पूछ रहे हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास वो फॉर्मूला हुआ करता था 12mv² वगैरह वगैरह। मुझे सीधे पता है यार 3/2 kBt है, 36 बार बोल चुका, इस पर ज्यादा मैं बोलने का अभी मन सा नहीं कर रहा। ठीक है, 3/2 kBt तो होगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी। निकाल देना, एक मॉलिक्यूल की निकालनी है, पूरी गैस की नहीं निकालने के लिए कह रहे। ठीक है, पूरी गैस के लिए निकालने के लिए कहते तो n भी इंट्रोड्यूस होता। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, पता नहीं कैसी आदत है मेरी, बार बार चीजों को करा देता हूँ। mv², यही तो है एक सिंगल मॉलिक्यूल की। अब सिंगल मॉलिक्यूल की अगर ये है तो आप क्या बोलोगे सर, 12m और v² किसी का भी कर लो। इन टर्म्स ऑफ kBt बताना तो 3/2 kBt लिख दो यहाँ पे, सीधे रूट कट जाएगा। अब सर ये हमारे पास कुल मिला के ऐसी चीज हो गई है कि 3/4 m हो गया, kBt टाइप का हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, m को यहाँ से हटवा देना पड़ेगा। एक मिनट, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल। अरे यार ये भी ना, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल अगर मुझे निकालनी है तो वो होगी 12m v RMS का स्क्वायर। ठीक है, मैं बोलूंगा 12/m। आपको याद होगा, अगर पीछे का आपको सीन याद है जो हमने पीछे पढ़ा था, देखो मैं डायरेक्टली उस चीज को एक बार यहाँ पे मेंशन करता हूँ। मुझे याद आ रहा है कि वो था 3 PV बराबर काइनेटिक एनर्जी, शायद इस तरह की चीज वहां पर बनी थी। और काइनेटिक एनर्जी इंटू इवन वो n टाइप का था। मुझे इस बार सिंगल इसकी निकालनी है, इसकी, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा सर। अब निकालने की बात हुई, पीवी को मैं लिख दूंगा nRT। अब बात निकल ही चुकी है इसलिए लिख रहा हूँ ऐसे। गॉट इट। अब आपको अगर याद होगा n बराबर होता है n/Na, तो n/N बराबर 1/Na, तो इसका मतलब 3RT अपॉन ये, और 3RT आप समझ पा रहे होंगे ये बोल्ट्जमैन हो गया, तो ये kBt हो गया। इस तरीके से तो कुछ इस तरह की चीज हमारे पास निकल के आएगी। ये 2 भी था यहाँ पर, देखना कहीं पे, यहाँ पे 2 भी था पिछले फॉर्मूले में, वहां का रेफरेंस लिया था, तो उसके कारण कुछ ये इस तरीके का बन जाएगा 3/2 kBt, यानी कि ये चीज आ गई। मैंने आपको एक रेफरेंस के साथ चीजें समझा दी। मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पढ़ने वाला बच्चा बैठ के समझ रहा है चीजों को, तो शायद समझ में आ रहा होगा। इतना हमारे बीच में बनी चुका है। टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ अ डायटोमिक गैस। अब इधर देखो, एक लास्ट टॉपिक हमारा बच गया इसी में, जो मैंने आपको पढ़ाया था ना, उसी में कंटिन्यू करते हैं। इंटरनल एनर्जी, ये लास्ट टॉपिक है पूरे चैप्टर का, सच में लास्ट, लिटरली लास्ट है। वैसे थर्मोडायनेमिक्स से रिलेट करता है, लेकिन इधर देख लो,
इंटरनल एनर्जी के बारे में सुन लो, बात आपको समझ में आएगी क्योंकि मैंने पूरी कहानी खोल दी है, मुझे बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन है अंदर से, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप यहां तक देख रहे हैं तो इसका मतलब यार मजा आ रहा होगा आपको। देखो इंटरनल एनर्जी को ना थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, आप देख रहे हैं उसका लेक्चर, मैं उसको ज्यादा नहीं डिस्कस करूंगा यहाँ पे, मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि इंटरनल एनर्जी को डेल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हीट था, डेल यू से रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनल एनर्जी को। तो इंटरनल एनर्जी का एक सिंपल सा फॉर्मूला अगर आप याद कर पाए तो मैं आपके लिए लिख लेता हूं, NF/2 R डेल टी, ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है। अभी देखो फॉर्मूला कितना इजी हो जाने वाला है आपके लिए, बहुत इजी हो जाने वाला है। इसमें F क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम है, R क्या गैस कांस्टेंट, डेल टी क्या चेंज इन टेम्परेचर है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी में जब आप देख रहे हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है ये जो आपके सामने लिखा हुआ। N क्या है सर, नंबर ऑफ मोल्स वगैरह, नंबर ऑफ मोल्स। तो कुल मिलाकर के आप बोलोगे डेल यू बराबर हो जाएगा, अच्छा आपको याद है अभी पीछे पे मैंने एक बात बोली थी, F/2R बराबर CV, याद करो पीछे पे एक चीज बोली थी, वरना देखो आप, ठीक है कोई बात नहीं, इस चीज को आप बाद में ही पढ़ सकते हो। F/2R को मैं CV बोल सकता हूँ, NCV डेल टी, ये तो सर हो गया NCV डेल टी, डेल यू निकल गया। अच्छा और क्या कुछ हो सकता है सर अगर आपको याद होगा पीछे मैंने एक चीज हल्की से आपसे बातें बातों में डिस्कस कर ली थी, गामा ऐसे निकलता है 1+2/f, मैंने कहा था एक शॉर्ट ट्रिक है। क्या सर मैं एक काम कर सकता हूँ, गामा -1 बराबर 2/f बोल सकता हूँ, हाँ क्या मैं दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले सकता हूँ सर, ले लो सर, ये बोल सकता हूँ मैं, हाँ। तो क्या मैं इस वाले में F/2 को रिप्लेस करके ऐसा बोल सकता हूँ, प्लीज ध्यान से देखना, F/2 को रिप्लेस करके अगर मैंने ऐसा बोल दिया आप नाराज तो नहीं होगे मेरे से, नहीं सर। तो कुल मिला के 2 3 4 फॉर्मूले आपके बनते हैं, और इसी तरीके से एक R डेल टी को आप P डेल V टाइप का बोल सकते हो, मैं वो नहीं लिख रहा फिलहाल, मैं इतने ही लिख रहा हूँ जिनसे आपका काम बन जाए। कुल मिलाकर ये 3 फॉर्मूले बन रहे हैं, सब एक दूसरे से निकले हुए, चौथा भी होगा मैं उन पे नहीं जा रहा अभी, ठीक है उतना ही बोल रहा हूँ जितना रेलिवेंट है। ये आपने शायद कभी सुना भी होगा NCV डेल टी, चलो नहीं सुना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक बारी में बात करते हैं आराम से शांति के साथ। कोई बोल रहा भाई फॉर मोनो एटॉमिक गैस के लिए कुछ आपको आइडिया है क्या होगा, बोलना भाई बहुत सिंपल है, मोनो एटॉमिक गैस के लिए F कितना होता है इतना बता दो, बोलेंगे 3 होता है, आप बोलना यहाँ रख दो, डेल यू बराबर हो जाएगा NF/, कॉट F को हटा दो सीधे, F को हटा दोगे सीधे 3 से तो 3/2 R डेल टी टाइप का रिलेशन हो गया, और N नंबर ऑफ मोल्स वगैरह जितने के लिए आप बात कर रहे होंगे, जितने नंबर ऑफ मोल है उसके अकॉर्डिंग चीजें फिर बदल जाएंगी और इंटरनल एनर्जी अपना मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर सिंगल 1 के लिए करो तो 3/2 RT। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा, इसीलिए अब हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं जो इन्होंने क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया था। कहाँ गया क्वेश्चन, एक मिनट, इसमें था, देखो टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ अ डायटोमिक गैस, डायटोमिक गैस, डायटोमिक के लिए मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ, F कितना है 5 था, डायटोमिक के लिए F कितना था 5 था। हमारे पास डेल यू का जो फॉर्मूला निकला है इट इज समथिंग लाइक NF/2 R डेल टी, तो हम बोलेंगे सर N को फिलहाल के N रख दो, 5/2 R डेल टी, आप मेरी बात समझ पा रहे हो, R डेल टी। चेंज इन टेम्परेचर को T मान लिया, N को आप सिंगल 1 मान लो, ठीक है, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल बोला हुआ है, N 1 है तो N को आप सिंपल 1 रखोगे, तो आई थिंक आपको रिजल्ट मिल चुका है 5/2 RT। टोटल इंटरनल एनर्जी कितनी होगी उसकी, ठीक है। यहाँ पर T जो है ना अंडरस्टूड है कि चेंज इन टेम्परेचर है, दिस इज अंडरस्टूड, समझ गए आप। N इज इक्वल टू, मेरे ख्याल से मैंने आपको 4 ऑप्शंस को करा दिया, बहुत आसानी से हम कर पाए, कॉन्सेप्ट बिल्ड हुए यार, अच्छा लगा। द एवरेज इंटरनल एनर्जी ऑफ अ मोनो एटॉमिक गैस, अब वही काम शुरू हो गया, देखो द एवरेज थर्मल एनर्जी, अब मेरी बात सुनो, आपके पास नहीं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है, वो कुछ नहीं कहता, बहुत सिंपल सी बात कहता है, वो कहता है यार देखो आपके पास जैसे ना 3 एक्सेस है, मान लेते हैं एक मोनो एटॉमिक गैस है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, उसकी टोटल एनर्जी होती है 3/2 kBT, टोटल जो भी इसकी एनर्जी होगी, फिलहाल के लिए काइनेटिक एनर्जी बोल देता हूँ ऐसे करके, ये आपने पीछे देखा ये इस तरह की कुछ एक होगी, यही होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला में निकाला, ये होती है, सही बात है, लेकिन वो कहता है कि वो होती है इसलिए क्योंकि उसके अगर वो मोनो एटॉमिक गैस है तो उसकी कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी सर, आप बोलोगे 3, देखो ना फॉर मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है 3, वो बोलेगा काइनेटिक एनर्जी 3 बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगी, इसका मतलब एक के पास होगी 1/2 kBT, दूसरे के पास होगी 1/2 kBT, और तीसरे के पास होगी 1/2 kBT। कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है, आप हो सके तो ये याद रख लो 1/2 kBT होती है, आप मेरी बात समझ पा रहे हो। इसका मतलब अभी पूछा गया किसके लिए, अभी पूछा गया मोनो एटॉमिक गैस के लिए द एवरेज थर्मल एनर्जी कितनी होती है, सर मोनो एटॉमिक के लिए इतनी होती है, तो आपको बतंग याद रखना पूरी कहानी में, सिर्फ इतने याद रखो किसी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम से एसोसिएटेड जो थर्मल एनर्जी होती है उसकी वैल्यू होती है 1/2 kBT, ये याद रखो, इट इज व्हाट एनर्जी और थर्मल एनर्जी एसोसिएटेड विथ
ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब सोचो क्या क्वेश्चन आएगा डायटोमिक के लिए कितना होगा सर थर्मल एनर्जी? डायटोमिक में सर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 5। तो एक के लिए हाफ केबीटी, तो 5 के लिए कितनी? 5/2 केबीटी। सर पॉलीएटॉमिक अगर गैसेस हैं आपके पास तो उस समय उनकी टोटल थर्मल एनर्जी कितनी होगी सर? उस समय होगी 6/2 केबीटी। आई थिंक यू हैव गॉट इट नाउ। तो थर्मल एनर्जी इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए थर्मल एनर्जी की जो वैल्यू है वो हाफ केबीटी होती है, चाहे आप पॉलीएटॉमिक हो, डायटोमिक हो, कुछ भी कहो। लेकिन जब आप गैस का टाइप बदलते हो, मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, पॉलीएटॉमिक, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जितनी होंगी उन सबसे मल्टीप्लाई कर टोटल गैस के लिए निकल जाएगा। जैसे मोनोएटॉमिक के लिए 3/2, डायटोमिक के लिए 5/2 और पॉलीएटॉमिक के लिए 6/2। गॉट इट? जैसे इस केस में 3/2 होगा क्योंकि ये मोनोएटॉमिक की बात चल रही है। अगर यही डायटोमिक होता 5/2 हो जाता। द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ ट्रायटोमिक है। सर हम तो डर गए, डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ रहे ट्रायटोमिक के लिए, पॉलीएटॉमिक के लिए। ट्रायटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 3 रोटेशन की, 3 ट्रांसलेशन की। द नंबर ऑफ ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डायटोमिक। डायटोमिक इज ट्रांसलेशन 3। ट्रांसलेशनल सबके लिए 3 होती है, चाहे वो मोनोएटॉमिक हो, डायटोमिक हो। लेकिन रोटेशनल जो होती है वो मोनोएटॉमिक के लिए 0, डायटोमिक के लिए 2, ट्रायटोमिक के लिए 3 होती है। रोटेशनल की बात कर रहा था। अ पॉलीएटॉमिक गैस विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम हैज मीन एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज गिवन बाय। क्यों डरा रहे यार जाते जाते? अ पॉलीएटॉमिक गैस विद n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हैज अ, अच्छा एक पॉलीएटॉमिक गैस, अगर ये ट्राइएटॉमिक होती तो फिर हम बोलते कि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है, हम डिफाइन कर लेते हैं। लेकिन इन्होंने बोला कि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम n है। अब हमें पता है कि किसी भी एक डिग्री ऑफ फ्रीडम से एसोसिएटेड एनर्जी होती है हाफ केबीटी, हमने पीछे पढ़ा। तो n से कितनी होगी सर? n/2 केबीटी। कहीं है ऑप्शन? तो यही होगी सर, ये n/2 केबीटी, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, आई थिंक यू हैव गॉट इट। बहुत इजी है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड था। देखो द वैल्यू ऑफ गामा फॉर हाइड्रोजन, हीलियम एंड अनदर, देखो अब ध्यान से समझना, हाइड्रोजन के लिए, हीलियम के लिए एंड अनदर डायटोमिक गैस एक्स हुज मॉलिक्यूल्स आर नॉट रिजिड बट हैव एडिशनल वाइब्रेशनल मोड है। इसके पास वाइब्रेशनल मोड है। और दूसरी बात कैसी है? ये डायटोमिक है, ये डायटोमिक है। हो गई कहानी खत्म। अब मुझे बताओ आपने क्या क्या पढ़ा हुआ? आपको गामा निकालना था ना, तो गामा हमने सर सीधे पढ़ा हुआ। अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद करोगे 1/2/f था। अगर आपको पता है कि हाइड्रोजन का टाइप क्या है, मोनोएटॉमिक और डायटोमिक, सर डायटोमिक है क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहता है। हाइड्रोजन सर डायटोमिक नेचर का है। और डायटोमिक के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है सर वो 5 होती है। हीलियम सर एक मोनोएटॉमिक है क्योंकि इनर्ट गैस होती है, अक्रिय गैस होती है, इसके लिए ये मोनोएटॉमिक है, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके लिए सिर्फ ट्रांसलेशन की 3 होती है। ये सर एक डायटोमिक है, जैसे 5 होती है इसकी भी। हाँ सर डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होती है, लेकिन सर वाइब्रेशन ऐड है तो 2 ऐड करो इस पे, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 7 हो गई। कहानी खत्म, गेम 25। ठीक है, कुल मिला के गामा निकालना है 1 + 2/5, गामा बराबर 1 + 3/5, गामा बराबर 1 + 7/5। सॉल्व कर लो पहले वाले का, 5 दूनी 7/5, 8/5 और ये हो जाएगा सर 12/5। 7/5, 8/5, 12/5। कहीं दिख रहा है क्या? 7/5, 8/5, 12/5। देखते हैं 7/5, मेरा 8/5 क्यों आ रहा? मुझे तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। देखो हाइड्रोजन के लिए, हीलियम के लिए एंड अनदर आइडियल गैस के लिए हमें पूछा गया था, कुछ गलत किया क्या मैंने? हीलियम एक मोनोएटॉमिक गैस है। हाँ आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। हाँ मैंने जल्दबाजी के चक्कर में ना थोड़ा सा इस चीज़ को गलत कर दिया, मैंने फॉर्मूले में चीज़ों को गलत लिख दिया। ये 2/3 होना चाहिए था ना, और ये 2/7 यहाँ पे 7 होना चाहिए था। 3 × 3 2 5/3 होगा और ये 9/7 होगा। 7 5 9, 7 5 9 इसमें भी है और 7 5 और मतलब किसी में है ही नहीं, तो 7/5, 5/3, 9/7 बिल्कुल सही है सर। पहला वाला ऑप्शन सही है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, चीज़ें बहुत आसान हो जाती है अगर हम चीज़ों को टॉपिक से समझते हुए करते हैं। Next question. A gas mixture consists of 2 moles of oxygen and 4 moles of argon at temperature T, neglecting all vibrational modes. The total internal energy of the system. हमने आपको याद होगा, मैंने आपको पीछे पढ़ाया टोटल इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला n नंबर ऑफ मोल्स FR/2। ये हमें याद रहता है क्योंकि ये असल में कुछ और नहीं बल्कि ये गामा है FR/2, और यहाँ पर होता है हमारे पास डेल्टी, चेंज इन टेम्परेचर वगैरह, उसके हिसाब से हमारी चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकलती है। कुल मिला के अ गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। एक गैस है उसके पास ऑक्सीजन के 2 मोल्स हैं, ठीक है, और उसके पास सर 4 मोल है आर्गन के, 4 मोल है। समझने वाली बात है कि ऑक्सीजन डायटोमिक है और आर्गन सर हम जानते हैं कि कैसी है, मोनोएटॉमिक है। तो मोनोएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐसे कोई बोल नहीं रहा, 3 होता है और वाइब्रेशनल हमें लेना नहीं है। डायटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है, वैसे बोला नहीं किसी ने, देखते हैं आगे क्या करना होगा। बोला नहीं तो क्या सर, जरूरत तो पड़ेगी ना। इंटरनल एनर्जी हम बोलेंगे सर एक तो होगी ड्यू टू ऑक्सीजन और एक होगी सर ड्यू टू आर्गन। अब देखो दोनों में
अगर ऑक्सीजन के लिए आप बात करोगे तो ऑक्सीजन के लिए नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन है, देखो 2 मोल गिवन है। एफ कितने ऑक्सीजन वाले के लिए 5 है, आर कितने आर रहेगा 2 कितना 2 रहेगा, डेल्टी डेल्टी रहेगा, बाकी चीजें सेम है, आप एक साथ कॉमन ले सकते थे। इसके लिए नंबर ऑफ मोल कितने हैं 4 है। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है सर, किसकी मैं बात कर रहा हूँ, आर्गन की, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, और ये आर ही रहेगा, ये 2 ही रहेगा, ये डेल्टी रहेगा, ठीक है। तो कुल मिला के आर बाई 2 डेल्टी को आप पहले भी कॉमन ले सकते थे अगर आपका मन करता। तो 10 बना, ये यहाँ पे 12 बना, 12 10 कितना होता है 22, 2 से कट गया 11, या 11 आर टी, इस तरीके का आपका रिजल्ट आया, ठीक है। टेम्परेचर आपका टी था, तो इस तरीके से आपने कर देना है, क्योंकि ना ये क्या होता है ना, हम चेंज निकाल रहे हैं, लेकिन अगर चेंज नहीं है तो दोनों तरफ से डेल को हटा दो, सिंपल आपके पास यू निकल जाएगा। फिलहाल ये डेल यू था, तो वो डेल टी था, तो आप अपने अकॉर्डिंग यू अगर निकालना चाहते हो तो यू कैन सिंपली राइट इट एज 11 आर टी, ये आपका आंसर हो गया। अ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। The amount of heat energy required to raise the temperature of 1 gram of helium at NTP from the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 gram helium NTP। NTP का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, जैसे सबसे पहले क्वेश्चन में स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर था। एसटीपी और एनटीपी में थोड़ा फर्क समझ लो, एसटीपी और एनटीपी में थोड़ा फर्क समझ लो। एसटीपी होता है टेम्परेचर इसमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, प्रेशर इसमें 1 atm यानी कि 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रहता है। ये इसमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड में रखे, बेसिकली 20 डिग्री सेंटीग्रेड, या दूसरे शब्दों में 293 डिग्री सेंटीग्रेड आप कह सकते हो, सॉरी कैल्विन कहना चाह रहा हूँ मैं, इन टर्म्स ऑफ कैल्विन में ही कहना चाह रहा हूँ। जैसे अगर हम इसे कैल्विन के टर्म्स में लिखे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड को वी शुड राइट इट एज 273 कैल्विन, और ये हो गया 293 कैल्विन, और यहाँ पे इसका भी 1 atm ही होता है। तो बेसिकली होता क्या है, जब प्रेशर और टेम्परेचर ये आप टेम्परेचर कांस्टेंट कर लेते हो तो इसमें जो गैस आपको मिलती है 22.4 लीटर की गैस मिलती है, यानी फिक्स अमाउंट ऑफ गैस मिलेगा। अगर आपने किसी भी तरह की गैसेज है उन्हें इसी टेम्परेचर और इसी प्रेशर में रखा है तो उसके अंदर जो वॉल्यूम कंटेन होगा उतना ही होगा, 22.4 लीटर। अब सुनते हैं आगे की बातें फिलहाल। तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ हीलियम। अब इसका मतलब जब एनटीपी पे बात कर रहे हैं, इसका सिंपल सा मतलब हो गया एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात कर रहे हैं, वो अंडरस्टूड हो गया है। जब एनटीपी एसटीपी पे बात कर रहे हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात कर रहे हैं और वो हीट दे रहे हैं, इसका मतलब सर ये बोल लेते द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम फ्रॉम T1 टू T2 वगैरह वगैरह। तो हमें याद आ गया सर, ये तो आपने हीट कैपेसिटी की याद दिला दी हमें, क्योंकि हीट कैपेसिटी भी इस तरह का फॉर्मूला बोलती थी कि आपने किसी टेम्परेचर से T1 से T2 पे चेंज करने में जितनी हीट दी उसी को हम सी कहते हैं। तो इस चीज में क्या हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम में, तो चल जाना यार प्लीज, भी नहीं चलेगा। चाल बिना चाल मैं क्या चाल चलूं, चाल चलूं मैं तुझे पहचान लूंगा। दीदी दीदी